आईटी कंपनी से भी बहुत कमाया था। वहां पे तो उनका आप रिपोर्ट करते हैं, उनकी फाइनेंशियल अर्निंग्स में रिपोर्ट होता है कि उनके एक्सचेंज गेन का वन ऑफ 6 गेन हो गया। बट वाई आर वी सेलेक्टिव फॉर ऑयल कंपनीज? इस वक्त तो जमूत का शिकार होगी ना इकॉनमी, काफी, यानी कि 2 सालों से 3 सालों से 2-3% आबादी बढ़ रही है, 2-3% इकोनॉमी बढ़ रही है, वो तो बेड़े गर्क होगी। तो हमें तो 5% से ऊपर चाहिए ग्रोथ। एक खबर आ रही है कि जो डीरेगुलेशन की पॉलिसी थी, अगर वो वापस हटती है तो ड्रग की शॉर्टेजेस हो जाती हैं। हाउ डू यू सी इट? अगर फर्ज करें फ्लाइंग चला 8 रुपये 6 रुपये से, एसएसजी चला आपका 8 रुपये से, या यूसुफ विविंग चला 2.5 रुपये से, या प्रेमा चला 13 रुपये से, या कुछ चला 5 रुपये से, तो वहां पर लेकर सस्टेन करना, मतलब आप होल्ड करना, वो बड़ा मुश्किल है कि कच्चा स्टॉक इसको क्यों होल्ड करें। एफएफएल नहीं चल रहा अभी, इमेज नहीं चल रहा, आईएसएल नहीं चल रहा, देखिए साजियो अभी तक नहीं चला, साजियो चलेगा, और आईसीएल नहीं चल रहा। मार्केट भी वही है, दुनिया भी वही है, हम्म। लेकिन एक के लिए पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, दूसरे के लिए डिफरेंट है। एक आदमी जो आया जंग से पहले, उसने एक 90 में मान लिया, उसके लिए मार्केट जहर है। और एक आदमी बिल्कुल बॉटम पे आया 44, तो जंग हो भी रही है तो फिर भी उसके लिए मार्केट अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स दंगल में तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। और ईद का तोहफा जो है वो ये है कि ऑयल की सूरत में ऑयल जो है इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, विच इज़ वेरी गुड फॉर पीएसएक्स एज वेल। शो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आगे ऑयल हो, बजट हो या वॉर हो, मार्केट किस करवट बैठेगी। शो में ज्वाइन करें सोहेल भाई और डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। ऑयल जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं ऑयल का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है और अब यहाँ से कुछ बेहतरी नजर आएगी ऑयल की सूरत में? नीचे ही अब ट्रेंड करेगा या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ऑयल ऊपर जा सकता है? ऊपर नहीं जाएगा ये, 95 तक, 90, 80, 88 से लेकर ना 95 तक इसका साइकिल है ना, वो जारी रहे, क्योंकि पीछे बैकलॉग काफी चल रहा है ना। इंटरनेशनल एजेंसी जो ऑयल स्टोरेज के लिए बनी हुई है, उसने अपने 40-50% स्टॉक्स रिलीज किए थे ऑयल की जो मार्केट को ना काबू में रखने के लिए। तो वो अपने पहले भरेंगे रिजर्व्स, उसके बाद फिर ये देखे ना, हर चीज की जो सूरत होती है ना, वो सप्लाई एंड डिमांड पे होती है। ये जो प्राइस होती है, ये दुनिया में मार्केट का असूल यही होता है कि उसकी सप्लाई और डिमांड के बीच में जो कशमकश जारी होती है, उसके मुताबिक वो प्राइस डिटरमिन होती है। तो अभी फौरी तौर पे तो आपको पता है कि ऑयल की जो डिमांड है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि चीन ने भी भरने हैं, इंडिया ने भी भरने हैं, सब मुल्कों ने अपने अपने रिजर्व्स भरने हैं जो खाली करके बैठे हुए। तो उसके नतीजे में ये होगा ना कि जो भी टैंकर निकलेंगे वो तो पकड़ेंगे। तो इस वजह से उसको ये हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई एकदम जादुई चेंज आएगी और वो नीचे को चला जाएगा। अब मसला ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है इस रेट पे रहना। जी, पीएमएलएन जो है ना, इसको आदत 40, 45, 50, 60, अल्लाह ताला ने जब भी पीएमएलएन आई है ना, तो कोई ऐसा सिस्टम रखा हुआ था कि ये इनके जमाने में हमेशा से ऑयल सस्ता हो जाता था, और इस वजह से इनको काफी ज्यादा रूम मिल जाता था प्ले करने के लिए। यह पहली दफा ऐसे हो रहा है कि ये इनके हाथ टाइट हो रहे हैं। और इसमें यह है कि ये जो 80 से ऊपर जब भी इसकी कीमत होगी ना, तो पाकिस्तान को बजट बनाने में मुश्किल है। उसमें यह है कि अब पाकिस्तान को डॉलर ज्यादा चाहिए ये ऑयल खरीदने के लिए, जी। और अपनी इन्वेंट्री पूरी करने के लिए, और ये अपना कारोबार जिंदगी चलाने के लिए। तो उसके नतीजे में ये होगा कि डॉलर इतने हैं नहीं, आप कर्जे पे हैं, और आपकी जो रेमिटेंस है वो, अगर फर्ज करें कि जो भी मशरक वस्ता के जो हालात है, देखिए मैं आपको आगे बताया था कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो जंग ज़दा इलाका होता है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस कंपनीज की आती है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, वहां पे इंश्योरेंस करनी बंद कर देती है, या उनके रेट्स जो है ना आसमानों पे छू जाते हैं। तो नतीजे में क्या होता है कि वो जो एयरलाइंस हैं उनका कारोबार भी ठप हो जाता है, जो होटल है उनका कारोबार भी ठप हो जाता है। तो ये मशरक वस्ता में ये सूरत हाल रहेगी, ठीक है ना। ठीक है। तो उस सिलसिले में फिर ये है कि नतीजतन ये है कि जो आपकी जो रेमिटेंसेस के अंदर वो जो तेजी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। कोई यूएई से हमारे ताल्लुकात वैसे भी कुछ अच्छे नहीं है, तो उसका भी एक प्रॉब्लम आएगा। तो वो उसके नतीजे में ये होगा कि हमारा जो ये जो डेफिसिट है ना, डॉलर वर्सेस, मतलब हमारी डॉलर की जो इनकम है वो इतनी बढ़ नहीं पाई। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं पांडा बॉन्ड्स और ये यूरोपियन मार्केट्स के अंदर रेस कोई करने के बॉन्ड लिए शॉन्ड फंड्स, फ्लोट बिल्कुल। करने की। लेकिन है कि चूंकि दुनिया में भी कोई इकॉनमी को इतनी अच्छी तो नहीं चल रही ना, ठीक स्वाय है। अमेरिका की। तो चीन का भी मसला है कि इस साइड पे आपको पता ही है कि यूरोप वाली साइड पे और अमेरिका वाली साइड पे कोई इतनी उसके कोई हालात इतने अच्छे नहीं है। तो उसकी भी एक्सपोर्ट्स के अंदर मसला आ रहा है चाइना में। और ये सारा सूरत हाल है, जिसके नतीजे में मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा ना बजट के अंदर यानी कि जो हम सोच रहे थे कि
मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो थोड़ी सी रियायत मिलेंगी और पाकिस्तान की इकॉनमी हिल, इस वक्त तो वो जुम्बद होगी ना, क्या होते हैं, जमूद का शिकार होगी ना इकॉनमी काफी, यानी कि 2 सालों से 3 सालों से 2-3% आबादी बढ़ रही है, 2-3% इकॉनमी बढ़ रही है, वो तो बेड़ा ही गर्क होगी। तो हमें तो 5% से ऊपर चाहिए ग्रोथ। तो चलो 4 पे भी आ जाते हैं, 5 पे भी आ जाते हैं, तो वो जरा मुश्किल नजर आ रहा है। और वो उसके उसी सूरत में आना था को हमें रियायत मिलती बजट में। तो बजट में तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी वो, यानी कि ड्यूटी खत्म करने को आईएमएफ से इजाजत लेनी है। आप अंदाजा करें, अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो इम्पोर्ट है $1 मिलियन की भी नहीं होगी, बिलियन तो जो दूर की बात है। ये ठीक इस है, तरह के सब मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा सुहेल भाई से भी एक एनालिसिस ले लूं। सुहेल भाई, हम जब आपका आई थिंक 30वां एपिसोड है दंगल का, जब आपने रीज्वाइन किया, और हमने जब 2 एपिसोड्स में आपसे बात की तो आपने कंपनीज की सूरत में कुछ एनालिसिस दिए थे, चाहे मीजान बैंक हो, क्लेक्सो हो, मारी हो। लास्ट एपिसोड में हमने एजीबी को डिस्कस किया, उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई थी। हमने एग्रो फर्टिलाइजर को डिस्कस किया, कंपनी से परफॉर्म किया। और लास्ट शो में आपने कहा था कि अगर हमारे पास वॉर रुकती हुई नजर आती है, एक्सटेंडेड सीज फायर, ऑयल नीचे आते, तो हम एक बुलिश रन, एक बार मार्केट आपको बुलिश रन देगी। अब हमने ऑयल को नीचे आते हुए देख लिया, अब तो खबरें ये भी आ रही है कि एक एक्सटेंडेड सीज फायर की सिचुएशन डेवलप हो रही है। अब मार्केट मंडे को भी हमने देखा पॉजिटिव थी, ऑल्दो वॉल्यूम्स कम थे। आज भी वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं थे, बट मार्केट पॉजिटिव थी। क्या दिस इज द स्टार्ट ऑफ दैट बुल रन जिसको आप पिछले शो में भी एड्रेस कर रहे थे? नहीं देखो, खाली सीज फायर पे तो हम बुल रन की बात नहीं कर सकते ना। खाली सीज फायर में तो थोड़ा बहुत कश्मकश में रहेगा मामला, क्योंकि सीज फायर का मतलब है कि सीज फायर, अब जंग रुकी, खत्म नहीं हुई। पीस डील की सूरत में ही जंग खत्म कहलाएगी। हाँ, अलबत्ता ये कि थोड़ा सांस लेने का मौका मिल गया है, ऑयल थोड़ा नीचे आया है, ऑयल ने करेक्ट किया है, डाउन ट्रेंड नहीं है। जब तक $80 से नीचे, $76 से नीचे ट्रेड ना करना शुरू करे, हम उसको डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे। अगर 80s के अंदर ट्रेड करता है और एक्सटेंडेड सीज फायर रहता है तो हम इसको साइडवेज ही समझेंगे कि थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्ट होके नीचे साइडवेज है। लेकिन $80, $85 भी हमारे लिए ज्यादा है पाकिस्तान के लिए। तो अभी जब तक सीज फायर है, अभी एक क्लिफ हैंगर हो गया ना, तलवार लटक गई कि सीज फायर का मतलब है कि चीजें खत्म नहीं हुई है, मतलब अब क्लिफ हैंगर में है। जब तक पीस डील नहीं होती तो हम भरपूर तरीके से बुलिश रैली को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर ऑयल नीचे रहा और हर रोज ऑयल नीचे ट्रेड करता रहा, तो आपके अंदर कुछ आपकी कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ अच्छी न्यूज आ रही हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ अच्छी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, उसके बिना पर पर्टिकुलर स्टॉक वाइज मूवमेंट होती रहेगी। और खासतौर पे ब्लू चिप जो कि ज्यादा गिर गए हैं, जैसे सीमेंट में आपने देखा 2 दिन की तेजी हुई, 4,000 पॉइंट और 2,000 पॉइंट, तकरीबन 5-1,000 पॉइंट बढ़े, तो सीमेंट ने अपने आप को रिकवर किया है। लेकिन सीमेंट में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आई। अभी जो अपने हाई मारे थे सीमेंट ने पिछली तेजी में, उससे भी बहुत नीचे है अभी तक। अभी सिर्फ 200 का डीजे खान हुआ है, 270 तक चला गया था, और 125-30 तक चला गया था मेपल लीफ, तो अभी शायद 90-92 हुआ है। तो थोड़ा सा बाउंस बैक करेंगी चीजें, लोगों को चांस मिलेगा, कहीं एग्जिट करें, कहीं एंट्री करें। लेकिन जब तक $80 से नीचे ऑयल ट्रेड करना ना शुरू कर दे, एक तो ये एक रीजन होगा, एक इंडिकेशन होगा, और दूसरा जो भरपूर तरीके से अगर ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आएगी, वो पीस डील पे आएगी। सुहेल भाई, जब हम ऑयल की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। एक तो इंटरनेशनल ऑयल है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और हम उस प्राइसेस पे रिलाई करते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़े तो हम लोग इम्पैक्ट करते हैं, और इसलिए कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑयल बढ़ने से अगर हम अपनी लोकल कंपनीज की बात करें, हम ओजीडीसी की बात करते हैं, हम पीपीएल की बात करते हैं, अगर हम उनकी एक्सप्लोरेशन देखें, उनकी प्रोडक्शन देखें, इवन उनके ऑफशोर ब्लॉक्स जो एक्सप्लोर कर रही हैं, पीएसएस वगैरह साइन हो रहे हैं, वो अच्छे हैं, डिविडेंड भी अच्छे हैं। लेकिन साथ साथ ये बात भी आ रही है कि वो लोकल कंपनीज फंडामेंटली अच्छी हैं, एक्सप्लोरेशन में अच्छी हैं, बट उनके ऊपर जो पीडीएल है, डेवलपमेंट लेवी है, वो भी टारगेट की जा रही है बजट में, और ट्रिलियन रुपीस के ऊपर टारगेट की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी अर्निंग्स कहीं ना कहीं पर कम हो जाएंगी, अगर जहां पे कंपनीज कमा रही हैं और उससे ज्यादा पे भी कर रही होंगी, डेवलपमेंट लेवीज भी लग रही होंगी, डू यू थिंक इट वुड हर्ट देयर अर्निंग्स? डेवलपमेंट लेवी भी और विंडफॉल टैक्स भी ना। विंडफॉल टैक्स भी अभी तो कुछ 130 बिलियन की जो अर्निंग्स हुई है, उसमें से आई थिंक कुछ 70 बिलियन के तो विंडफॉल टैक्स है, 20% गवर्नमेंट ने कहा है। देखो यार, ये टैक्सेस वगैरह, अगर विंडफॉल के टैक्स की बात करते हैं तो विंडफॉल टैक्स तो समझ आता है। अगर आपने ₹100 एक्स्ट्रा कमाया है तो ऐसी वजह से कमाया है जो कि आपके एक कैलकुलेशन में नहीं होती, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर ये इतना बड़ा पैसा जब आपको गिरता है, विंडफॉल टैक्स ₹100 है तो आप ₹20, मतलब एक्स्ट्रा ₹100 आपने कमाया है, जो कि आपके उसूलन हर साल की अर्निंग जो एक्सपेक्टेशन होती है उसमें नहीं था। तो विंडफॉल टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। इसको लेके जरा 50-50 है पूरी दुनिया में कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं भाई ठीक है, अगर हुकूमतें सफर कर रही हैं, हुकूमतों को बजट जो है खराब हो रहे हैं, हुकूमती खर्चे बढ़ रहे हैं, और इसमें अगर वो कंपनी जो बहुत ज्यादा कमा रही हैं तो उस पर विंडफॉल टैक्स बनता है। डेवलपमेंट लेवी या किसी भी चीज की सुपर टैक्स, इस तरह के जो एक्स्ट्रा टैक्सेस होते हैं, जाहिर बात है वो बर्डन देते हैं कंपनीज को, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, लेकिन इससे ओवरऑल कंपनीज का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता।
होता, आपका टैक्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और सुपर टैक्स है तो आप 35-40% दे रहे हैं, पहले आप कॉर्पोरेट में 29 से 35% दे रहे थे। इसी तरह जब आप कोई और टैक्स लगाते हैं तो टैक्स की आपकी परसेंटेज वो बढ़ जाती है, लेकिन इतना कोई आपकी पूरी कमाई खत्म नहीं हो जाती, तो इट्स ओके, ठीक है। तो सुहेल भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, मैं बस एक व्यू सुहेल भाई से ले लूँ। सुहेल भाई, जैसे आपने बोला कि विंडफॉल टैक्स, एक सिचुएशन इस तरह की हुई कि कंपनीज ने कमा लिया, एक डेवलप इस तरह की सिचुएशन हो गया और उस पर टैक्स लग गया। लेकिन हम अगर थोड़ा साल पहले जाएं, 3-4 साल पहले भी जाएं, तो हमने देखा था कि हमारा जो रुपये था बड़ा वीकेंड हो गया था, 300 से ऊपर क्रॉस कर गया, 320 से ऊपर क्रॉस कर गया, तो आईटी कंपनी से भी बहुत कमाया था। वहां पे तो उनका आप रिपोर्ट करते हैं, उनकी फाइनेंशियल अर्निंग्स में रिपोर्ट होता है कि उनके एक्सचेंज गेन का वन ऑफ 6 गेन हो गया। बट वाई आर वी सेलेक्टिव फॉर ऑयल कंपनीज? वहां पे या टैक्सेस इस तरह ये पिक एंड चूज क्यों है सेक्टर वाइज? वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप देखो ना, इनकी इन कंपनियों के अरबों रुपए में और खरबों रुपए में प्रॉफिट्स है ना। वो जो कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हो, इतने प्रॉफिट, अगर आपको रेवेन्यू देखो तो इतना बड़ा नंबर थोड़ी है उनका। नंबर है, सिस्टम्स का नंबर अच्छा है, बाकी कंपनियों का जरा पैसों में, जो आपकी कंपनीज हैं लिस्टेड कंपनी, उनका तो पैसों में अर्निंग है सारी टेक्नोलॉजी की, सिवाय सिस्टम के। तो सिस्टम अगर आप, और उसके ऊपर से उन्होंने दो अकाउंट, एक अकाउंट अपना पैसा बाहर रखते हैं वो लोग, टेक्नोलॉजी कंपनी सारी, तो इतना ज्यादा शो तो करते ही नहीं है। वो एक्सचेंज लॉसेस दिखा देते हैं कभी, क्योंकि उनकी बुक्स बनी भी इस तरह है ना। पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल कंपनीज है वो सीधी सीधी यही है, इन्होंने यही बताना है सारा। इन्वेंट्री लॉसेस वगैरह वो बताते हैं कभी कि भाई ये हुआ इस तरह, लेकिन उनके जो कमाइयां हैं, जो रेवेन्यूज हैं, अगर आप देखो तो वो बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आप देख रहे हो ना कि 50 रुपये अर्निंग इस वक्त जो है, माड़ी की अर्निंग 17 रुपये क्वार्टर आई है लास्ट, ओजीडीसी की तो पूरे साल की कोई 36 रुपये 38 रुपये आई है, इस तरह के करके। पीपीएल भी इस तरह आई है 30 रुपये के करीब। तो अगर आप देखो तो बहुत बड़ी अर्निंग, इनका पेड अप कैपिटल देखें आप, उसके ऊपर अर्निंग तो अरबों खरबों में वो कमा रहे हैं। इसलिए, और कुछ गवर्नमेंट एंटिटी भी हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं पीपीएल ओजीडीसी, वो गवर्नमेंट एंटिटी पे, तो अपने घर का ही कमा पूते उस पर टैक्स लगा रहे हैं। रास्ते भी तो चाहिए ना, क्या करें अभी, अगर मुल्क चलाना है, ऊपर से यहाँ पेट्रोल के बिल, यानी इंपोर्ट ऑयल बिल बढ़ रहा है, फिर आप के सर आईएमएफ भी है, फिर अपने खर्चे आपने कम करने नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी, कि किसी ने मुझसे पूछा, मैं सलून पे बैठा हुआ था, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम सुबह, क्या हाल है, बैठे हैं, तो बोला यार पाकिस्तान की इकोनॉमी। मैं कहा पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है जैसे बशीर भाई मछली वाले। बशीर भाई मछली वाले जो है, उनकी कमाई जो है वो 1000 रुपए है, और 2 महीने जो है उनका धंधा चलता नहीं है, जून जुलाई की वजह से पानी ज्यादा होता है ये वो, और 1000 रुपए में उनको अब हमेशा उनका खर्चा जो है वो 1200 रुपये होता है। तो हर दफा वो 200 रुपये जो है वो लेने जाते हैं बाहर, 200 रुपये लेकर आते हैं, अपना खर्चा पूरा करते हैं। अब अगले महीने सेम पोजीशन है, 1000 रुपये आमदनी है और 1200 रुपये खर्चा है, तो 200 रुपये और लेने जा रहे हैं, लेकिन पिछले वाले 200 रुपये पे उनको 25 रुपये वो देना है, सूद देना है। तो पाकिस्तान के भी सूरत हाल है, अपने खर्चे ही कम करते नहीं है, ऑस्टेरिटी मेजर्स वगैरह उस तरह नहीं लेते। जो हमारे जितने भी वजीर हैं या इस तरह के जितने खर्चे जहाँ कम हो सकते हैं, बहुत सारी वजारतें हैं, गाड़ियां आ रही हैं, यहाँ पर ठीक ठाक अगर बजट करें तो आवाम को फायदा हो सकता है, तो वो तो करते नहीं है ये। फिर सूद भी देना है इनको, तो सूद भी देना है, बजट भी आईएमएफ पे कहना भी बनाना है, सब्सिडी भी नहीं देनी है, तो प्रॉब्लम है, तो है, मईशत हमारी रहती है। ये नहीं कि स्टेबल नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रही, ग्रोथ करी थी पिछले 3 साल से, लेकिन अगेन वो ये जंग वाला जो मसला है, इसके अंदर थोड़े सेटबैक्स हैं, फिर आईएमएफ भी साथ है, तो इस तरह पे छोटे छोटे टैक्स लगाना, विंडफॉल वगैरह, इस तरह की चीजों से बेहतरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं मार्केट में बड़े सिलेक्टिव सेक्टर्स चलते हैं। अगर मैं गिन के नाम दूं तो 4-5 सेक्टर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल है जिसमें हम लेट्स से रिफाइनरीज, मार्केटिंग, सब एक्सप्लोरेशन सबको कवर कर लेते हैं, फार्मा है, फर्टिलाइजर है, मोटे मोटे यही सेक्टर्स चलते हैं। वहां पे हमारे पास टेक्सटाइल भी है, आईटी भी है, केमिकल भी है, सीमेंट चल जाता है, रुक जाता है। जो सेक्टर्स नहीं चलते उनकी बारी कब आएगी? मतलब क्या वो नहीं चलेंगे, केमिकल नहीं चलेगा, टेक्सटाइल नहीं चलेगा, या उनकी बारी आएगी और उनमें क्या किस तरह का पोटेंशियल आप देखते हैं मूविंग फॉरवर्ड? बारी तभी आएगी जब पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी। और पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल जो पीआईए की इकॉनमी है बिल्कुल वही है, ओवर स्टाफ्ड है पीआईए, आप देखें। और इसी वजह से प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जब प्राइवेटाइज करेंगे तो वो जो एरोप्लेन है, कुछ जहाज वो और लेके आएंगे, तो फिर हो सकता है कुछ स्टाफ उसमें खपत हो जाए उसकी। इसमें अभी ये है कि जिस तरह 28, ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो है ना, वफाक के 32 महकमे खत्म होने थे। लेकिन है कि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पाकिस्तान में चूंकि प्राइवेट सेक्टर चलता नहीं है, उसमें जैसे जो आप खुद ही बता रहे हैं कि उसमें तो जमूत आ रही है, तो उसमें जॉब्स भी नहीं है। तो नतीजतन क्या होता है कि ये जो हमारा जो सरकारी सेक्टर है ना, ये मुकाबले के इम्तिहान में ना ये हैवी से हैवी होता जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब ये ग्रेड 20, 21, 22 के जो लोग हैं ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। अब वो खुद वो महकमे पे महकमा क्रिएट करके उसका सेक्रेटरी लगता है, जो कि ग्रेड 22 में जाता है। ग्रेड 20 के बाद जो है ना, महकमों में खपाना मुश्किल हो गया है वह लोगों को कि भाई इसको किधर लेके जाएं, इसको किस चीज का सेक्रेटरी बनाए। तो जिस तरह वो वजीर जो है वो जबरदस्ती के महकमे बना के तो वजारत दी जाती है, इसी तरह
जबरदस्ती के महकमे बना के तो ब्यूरोक्रेसी को खपाया जाता है। उसके नतीजे में यह है कि 32 महकमे, और देखें जिस तरह मैं आपको बताया ना कि ये जो जो एनओसी है ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। ये जो अटेस्टेशन है ये भी पता दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। दुनिया में मतलब आप भाई आपने एक चीज, बैंक ने आपको स्टेटमेंट दे दी है, अटेस्टेशन क्या होती है? या हम इतने बड़े फ्रॉडी हो गए हैं कि हम बैंक की स्टेटमेंट को भी फिर लेके जाते हैं कि जरा टेस्ट कर दो। शिनाख्ती कार्ड बन गया, डिजिटल है, वो जो चिप लगी हुई है उसकी जी क्या जी जी अटेस्टेशन है? वो उसके लिए भी अलग अफसर है कि ये टेस्ट करा के लाए, ठीक है ना। तो आपको नहीं पता कि आप कंप्यूटर में डालेंगे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर तो वो सामने आ जाएगा कि यही बंदा है। तो लेकिन हमने वो अटेस्टेशन भी करनी है, हमने एनओसी भी करना है, और इस तरह के जो चीजों के लिए ना आप सरकारी अफसर पे अफसर भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, और वो हम काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको निकालना पड़ेगा। एफबीआर में शब्बर जैदी बताते हैं कि 25,000 में से हमने कहा कि सिर्फ 5,000 बंदा रहने दे, 20,000 बंदे को हम कहते हैं कि तू दफ्तर ना आई, घर में सिर्फ तनख्वाह ले। उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मान गया, प्राइम मिनिस्टर भी मान गया, लेकिन इतना प्रेशर पड़ा ब्यूरोक्रेसी का कि वो उन्होंने कहा नहीं हम तो दफ्तर आएंगे। हालांकि देखिए उनको नौकरी से निकाल नहीं रहे थे उस 20,000 बंदे को, उसे यह भी नहीं कहा था कि तनख्वाह नहीं देनी, तनख्वाह भी मिलनी है, लेकिन वो रिश्वत के इतने आदी हैं कि वो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो दफ्तर आना है। डॉक्टर साहब, ये जो मसले जैसे आपने डिस्कस किए, ये मसले पाकिस्तान में नए तो नहीं है। ये तो जब हम अगर कंपनी से कंपेयर करें, ये मसले तो ओवरऑल रहे हैं। तो ये मसले नए नहीं है। तो हमने इन्हीं मसलों की वजह से आज तक कभी किसी का 100 रुपया वापस नहीं किया। जिस वक्त से पाकिस्तान बना है, वजूद में आया है, तो हमने कभी कोई कर्जा वापस किया? हम तो उसको रोल ओवर करते रहते हैं या उसका सूद देते रहते हैं। अब कर्जे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी वापस हुए हैं कर्जे? ये क्या बात कर रहे हैं? आपका जो सिलसिला चल ही नहीं रहा, या तो ना आपकी इतनी तरक्की हो रही है कि आप कर्जे वापस पे वापस करते जा रहे हैं। 100 रुपए का कर्जा था, मैंने आपको आगे भी मिसाल देता हूं कि आप कार लीज पे कराते हैं तो एक टाइम आता है ना कि कार आपकी अपनी हो जाती है। तो पाकिस्तान का अपना क्या हुआ? आप तो आगे से आगे बेची जा रहे हैं, कभी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कभी चागी बेच रहे हैं, कभी रेकोडिक पांडे बर्तन अपने मुल्क का बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, मोटरवेज बेच रहे हैं। कौन सी चीज अब आपने गिरवी नहीं रखी हुई मुझे बताएं? एयरपोर्ट तक तो आपने गिरवी रख दी है। तो दुनिया में ऐसे कोई मुल्क है यार कंबोडिया मैंने आपको बताया, लाओस मैंने आपको बताया, वियतनाम मैंने आपको बताया, उनकी इकोनॉमियां आसमानों को छूने लग पड़ी है। उनके तो कर्जे ऐसे नहीं है। पर 23 दफा आप आईएमएफ में जा चुके हैं यार। दुनिया में एक एक वो पता नहीं अर्जेंटीना या वेनेजुएला है, दूसरे आप हैं। हमें हमारी मार्केट ने जो है, हम आईएमएफ की अगर बात करते हैं, हमारी मार्केट ने तो आईएमएफ के अंदर परफॉर्म किया ही है। यार बाकी फिस्कल मुल्कों डिसिप्लिन इवन बाकी मुल्क आईएमएफ में क्यों नहीं जाते? सिर्फ आप ही क्यों हैं? आप अपनी गलतियां पहचाननी शुरू करें। हमारे पाकिस्तान में ये जो डिनाइल फैक्टर है ना, हर कोई जो कहता है कि मैं आसमान को छू रहा हूं जबकि उसके पांव जमीन पे भी नहीं लग रहे। आप मैं बैलेंस अपना रखें और जमीन पे पांव लगाएं और मेहनत करना शुरू करें। 1-1:30 बजे तो यहाँ पे आवाम उठती है जो अपने कारोबार पे जाती है। 6 अभी ये जो 8 बजे वाला सीन आया था, एफबीआर फारिग हो गया, उसने कहा कि ये तो टैक्सी बंद हो गया। क्यों? कि वो लोग 1:30 बजे उठते हैं, बिजनेस लेट खुलते 5 हैं। घंटे के बाद घर आ जाते हैं, उनका रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा था। ये दुनिया में किसी मुल्क में ऐसे होता है 1:30 बजे आवाम उठे या 2 बजे उठते हैं? मेरा बेटा 3 बजे उठता है, दफ्तर जाता है वो अपने शोरूम। मतलब है कि ये पाकिस्तानी कौम जो है एक तो लेजी है, ठीक है ना। हम आराम दे क्योंकि हमें वो कर्ज की मैं की आदत पड़ गई है। हमें अमेरिका ने लियाकत अली खान के जमाने में आदत डाल दी थी कि भाई इनको एड दो। हम जब बच्चे होते थे तो यूएस एड की गंदम, यूएस एड के घी, हर चीज यूएस एड की हमने खाते देखी है। यानी कि हमारे हर चीज बाजारों में यूएस एड की पड़ी होती आपने है। गंदम की बात की, जरा हम फर्टिलाइजर पे बात कर लेते हैं। मैं भी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा था, तो उसमें आ रहा था कि बैंकिंग सेक्टर जो है उस पर शायद कोई नया टैक्स ना लगे, बट उस पर टैक्स कम भी ना हो। अच्छा, अब हम बैंकिंग सेक्टर को इस तरह देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से हम डिविडेंड, डेफिनेटली एक डिविडेंड पेइंग सेक्टर है, और उसके अगेंस्ट फर्टिलाइजर भी डिविडेंड पेइंग सेक्टर है। अगर हम इस वीक में देखते हैं तो एक अच्छी मैसिव यूरिया की डिमांड थी और एनपीके फर्टिलाइजर की डिमांड थी, और उसमें अच्छा फर्टिलाइजर ईफर्ट को आप ले लें या एफएफसी को ले लें। अब अगर हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नए टैक्सेस नहीं लगते बट टैक्सेस कम भी नहीं होते, और ऑन दी अदर हैंड हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है जिसमें हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, जो गैस की अवेलेबिलिटी वो अच्छी हो जाती है, तो आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर से बेहतर हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर होगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेइंग सेक्टर, और पैसा मूव करेगा? पिछले 3 महीने में देख लें। अब अगर आप मुझे जब देंगे, मुझे इकट्ठे 20-25 मिनट दीजिएगा जिसको मैं आपको पूरे मार्केट की जो सिचुएशन समझाऊंगा, जी जी टेक्निकली के क्या कर रहे हैं। इसमें आप खुद देख लें, बैंक तो चल ही नहीं रहे। बैंक जो है कम से कम 15वें-16वें नंबर पे खड़े हैं मार्केट में। पता है आपको? ऑयल एंड गैस है, नंबर 2 पे फर्टिलाइजर है, नंबर 3 पे सीमेंट है, नंबर 4 पे टेक्नोलॉजी है। इस तरह करके चल रहे हैं सारे सेक्टर, और बैंक तो कहीं आखिर में खड़े हुए हैं। बैंक तो चल ही नहीं रहे। ठीक है, मेरे पास कुछ खबरें हैं, जरा मैं आप लोगों का चाहता हूँ कि सोहेल भाई से शुरू करते हैं, फिर डॉक्टर साहब आपके पास मिक्स एंड मैच सबके एनालिसिस आपके लेते हैं। जी सोहेल भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक खबर आ रही है कि जो डीरेगुलेशन की पॉलिसी थी, अगर वो वापस हटती है तो ड्रग की शॉर्टेजेस हो जाती है। हाउ डू यू सी इट? आपका इस पे क्या टेक है? क्योंकि जब प्राइसेस डीरेगुलेट हुई थी
नॉन एसेंशियल ड्रग्स की, तो फार्मा सेक्टर ने कमाया कमाया था। एंड मैं फार्मा सेक्टर का सवाल आपसे इसलिए करता हूँ कि आपने उसको टॉपिक में भी रखा है। इस न्यूज पे आपके क्या एनालिसिस है अगर ये चीज डीरेगुलेशन पॉलिसी खत्म हो जाती है? यार ये अनडूइंग दी रेगुलेशन पॉलिसी विल ट्रिगर, तो अभी ये हुई नहीं है ऐसी बातें। देखो, इससे पहले हम जब याद आपको याद है हम वहां पर थे केपीके में, उसमें भी जो कमाल मुस्तफा कमाल ने कर दिया कि भाई डीरेगुलेशन। जी जी। देखिए कुछ चीजें ना हो जाती हैं, उसके ऊपर अब स्पेकुलेशन चलती रहती है। और कुछ चीजें हैं कि भाई हाँ, एसेंशियल ड्रग्स जो है उसकी इंपोर्ट पे बात हो रही है कि भाई उसकी इंपोर्ट हम कम कर देंगे, और बहुत सारी बातें होती रहती है फार्मा से। लेकिन फार्मा वाले अब बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत सारे एक्सपेंशन चल रहे हैं, ये बातें होती रहेंगी अनटिल एंड अनलेस कि ये वापस उसको कम ना कर दें, खत्म ना कर दें। मेयर स्पेकुलेशन है, इस पे नहीं जाना चाहिए ज्यादा। ठीक है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज डूइंग गुड, वेरी गुड। ये वैसे नामुमकिन है, ये सारी फैक्ट्रियां हड़ताल पे चली जाएंगी, ये करके देख लें, चले मैं भी इधर ही हूँ। ये हो नहीं सकता, और एक दफा इनकी आप डीरेगुलेट कर जी, दें। इनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है इसकी वजह से ना। जी। इस डीरेगुलेशन एक्सपोर्ट की वजह से इनका जो एक्सपोर्ट परसेंटेज है 35% तक बढ़ चुका है। 34, या जी 34-35% बढ़ा, तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है, और जो रेवेन्यू कमाया है उस रेवेन्यू से वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। तो पूरी इंडस्ट्री आपकी चलना शुरू हुई है, और बिल्कुल ये जकड़ी हुई थी 2 साल 2.5 साल पहले। तो अगर आप वापस जकड़ना चाहते हैं जकड़ दें, मेरा क्या जाना है। वैसे ही मुल्क, जब वो बंद हो वैसे जाएगा सारा, वो जो एक्सपोर्ट सारा, वो जो इन्होंने सारी एक्स्ट्रा लाइनें लगाई, नई मशीनें लेके आए कि जी हमने एक्सपोर्ट करनी है और ये हमने इतने बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ानी है अफ्रीका को, तो वो तो सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो खत्म हाँ हो हाँ, जाएगी बात। ये फजूल बात है मेरे ख्याल से। अगर करेंगे तो हम्म। फिर इनको फिर बैकलैश भी आएगा फिर हुकूमत को, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो है ना, इन्होंने शुगर की रेगुलेशन की बात करके उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मोनोपोली है ना। तो देखिए डीरेगुलेशन की बातें अब हर सेक्टर में आना शुरू हो गई हैं, और इवेंचुअली आप देखेंगे कि ये होगा। स्टेट बैंक से ये शुरू हुआ था इमरान खान साहब के दौर में, अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज आपका मुल्क चलेगा थोड़ी। ये बचकाना चीजों पे थोड़ी चलता है मुल्क। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। फौजी फर्टिलाइजर का 1.2 बिलियन जो एग्रीमेंट हुआ है, और ये अंडर सीपैक हुआ है, बेसिकली जो लोकल थर है उससे ये यूरिया प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो इनकी डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड गैस वगैरह पे वो कम हो जाए। कितना प्रॉफिटेबल रहेगा ये प्रोजेक्ट फॉर एफएफसी? एंड इस वक्त क्या इन्वेस्टर्स को एफएफसी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और आपका क्या टेक है इस खबर पे? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी चीजें साइन तो होती हैं बट मटेरियलाइज होने में टाइम लग जाता है, उसको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाता है। इस पे आपका क्या टेक है? वो तो कॉन्ग्लोमरेट बन गया है जो एफएफसी है। तो जिस तरह लकी हर कोई रखता है, जिस तरह ये इसी तरह जो फौजी भी हर कोई रखेगा, मतलब इतनी बड़ी। मैं आगे देख रहा था, $13 बिलियन कंपनीज है ना पाकिस्तान में, तो आप उसमें से सोचें, चार हैं, चार फौजीज है और 5 बैंक है, और बाकी पूरे सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर में बाकी वो जो 13 में से जो बाकी वो है, इंडिया के अंदर 300 कंपनी है, 300+ कंपनीज है, ये जो $1 बिलियन से ऊपर है। और उसमें तो बल्कि ये टाटा बिरला टाइप जो कंपनी है, ये तो पता नहीं ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर तक भी पहुंची हुई है। फौजी फर्टिलाइजर ने नहीं बढ़ना, और फौजी सीमेंट को आप अपने उसमें ना रखें, और फौजी फर्टिलाइजर को ना रखें, तो अपना बेड़ा गर्क आप खुद ही करेंगे। हर हालत में फौजी ने तो चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि वो वाहिद ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरे कारोबारी दुनिया में जो कि कमाता है। वो मैं तो कह रहा हूँ एफएफएल को भी रखें भाई, फौजियों के बगैर आपका जिंदगी में गुजारा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का तो कम से कम फौजी सुबह 8 बजे 6 बजे उठता है यार, परेड करता है। आपका जो हर बंदा रात को दोपहर को 3 बजे उठता है। अब ठीक फिर है। आप फौज को गालियां देते हैं कि जी फौज ये करती है, तो फौज काम करती है भाई। तो डॉक्टर साहब, ऑटोमोबाइल पे पॉलिसीज आ रही हैं कि जो नए एंट्रेंट्स हैं उनके लिए भी जगह बनाई जाएगी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इतना ज्यादा मार्जिन या इतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली थोड़े टैरिफ्स कम किए जाएंगे, इंपोर्ट भी शायद खोली जाएगी। जो रीव्स और एनईवीज और ये एचईवी, बहुत सारे प्लग इन हाइब्रिड्स, बहुत सारे वेरिएंट्स सब गाड़ियों के आ गए, जो प्लांट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। और अगर इंपोर्ट खुलती है, क्या इंपैक्ट आएगा लोकल इंडस्ट्री पे? कोई कोई इंपोर्ट नहीं खुलेगी, किसने कहा? कुछ नहीं होगा भाई, कोई चीज नहीं है। ये हर बार ऐसी होता है, गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, गाड़ियां ये हो रहा है, गाड़ियां वो हो रहा है। एक तो ये है कि पाकिस्तानियों के जब तक ये जो कैप है ना 30 लाख रुपए का, जब तक ये खत्म नहीं होता तो इसमें लीजिंग के अंदर इजाफा नहीं होगा। इस पे भी और बातें आ रही है अगर कि ये बढ़ा रहे हैं, कैप, ऑटो फाइनेंसिंग बढ़ा रहे हैं। मुश्किल है भाई। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इजाजत देगी कि खुली इंपोर्ट करें गाड़ियों की और डॉलर खर्चने शुरू कर दें। अभी तो हमें तेल चाहिए उस्ताद जी, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? हमें तेल के लिए डॉलर चाहिए, मुल्क चलाना है तो तेल तो चाहिए ना। बिल्कुल सही है। हर चीज बिल्कुल सही। सोच समझ के, मतलब है कि ये आपकी एलसियां जो है ना, ये उस पर चली जाएंगी प्रायोरिटीज के ऊपर, कि कौन सी चीज पहले। वो जिस तरह होता था ना कि ये लाइफ सेविंग ड्रग की एलसी खोलनी है, ये उसकी खोलनी है, इस तरह करके आपने डॉलर मैनेज करना है अपना,
तेल लाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। सोहेल भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम लोगों ने जब फर्स्ट शो किया था तो उसमें हमने हप्को की बात की थी, और अभी क्योंकि ये बात गाड़ियों की भी हुई थी, याद है डॉक्टर साहब और आप, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी। हप्को की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी गाड़ियों की भी बात हो गई है, और हप्को को हम देखते हैं कि आईपीपी से पूरा वो एक ईवी सेगमेंट में मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डाइवर्सिफाई हो गया है। हम लेकिन ये भी देखते हैं कि पावर के ऊपर जो सब्सिडी है वो कैप कर दी गई है टू 830 बिलियन। आपको लगता है कि हप्को वुड बी अ गुड लॉन्ग टर्म प्ले पोर्टफोलियो के लिए, जिस तरह वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, या कैपिंग द पावर सब्सिडी में उसको प्रॉफिट टेकिंग इस टाइम पे कर लेनी चाहिए अंटिल थिंग्स गेट क्लियर इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज? यार मैनेजमेंट तो स्ट्रांग है। और जहाँ तक आप गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में तो आप सबको पता है कि अभी तो लकी वाला एक और किया के अलावा एक और ब्रांड ले आया है कि ना, फिर गैक है आई और थिंक। हाँ, फिर और वो बताओ जी। वो पर यूं खुलते हैं बिल्कुल के दरवाजे। तो बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, हर रोज नई गाड़ियां आ रही हैं। तो गाड़ियों में तो मैनेजमेंट स्ट्रांग हो तो दुनिया भर के अंदर बड़ी, पाकिस्तान के अंदर जरा आपको लग रहा है गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन अगर अमेरिका, चाइना, इंडिया, जगह जगह आप वो बड़े मुल्क जितने भी देखेंगे तो हर जगह पे आपको बहुत सारी गाड़ियों की कंपनी आती है, और अपने मॉडल्स, अपनी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, विजिलेंट मैनेजमेंट, उसके बना पर वो चलती रहती हैं और सालों साल से चल रही हैं। और फिर वो अपग्रेड रखती हैं अपने आप को, वक्त के साथ साथ अपडेट और अपग्रेड रखती हैं। जिस तरह पावर आया है, मुझे लगता है कि जिस तरह गया है, तो इनिशियली स्टेज के अंदर मेगा मोटर्स के साथ जो पार्टनरशिप बीवाईडी की हुई है वो नजर आ रही है कि बड़ी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट लॉन्च जो है बड़ी मार्केट को देख कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर लोकल प्रोडक्शन में आने वाले हैं अभी अगस्त सितंबर से। फिर इसके बाद उनका प्रोग्राम है 2027-28 तक की, प्लानिंग अच्छी है। देखिए, एक कंपनी के अंदर जब जब उसका इतना बड़ा सेटबैक हो कि सोवरेन गारंटी वाले भी प्रोजेक्ट खत्म, मुआहदे खत्म कर दिए गए हों, उसके बाद उस रेट से 93 से अपने आप को 250 पे लेकर आना, इट इट शोज कि भाई हमारी बातों से कि होगा नहीं होगा उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कंपनी खुद अपने आप को प्रूव कर रही है, और विच इज़ गुड। मतलब सबसे बड़ी फंडामेंटल जो चीज़ होती है ना, वो किसी कंपनी के लिए होता है वो एक्टिव मैनेजमेंट। दे आर मूविंग देयर मनी एज पर द डिमांड, तो ज़बरदस्त तरीके से वो चल रहे हैं। आई स्टिल थिंक के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पावर होना चाहिए। मैं जी एक ऐड कर दूं जी जी बीवाईडी के ही सिलसिले में कि देखिए जी आजकल आपने देखा होगा, शायद आप लोगों के इल्म में होगा कि देखो पाकिस्तान के नाम से ना उन्होंने एक अपनी मुहिम शुरू की हुई है बीवाईडी ने। और उस सिलसिले में वो अपनी गाड़ियों को, वो जो उसका जो डाला है शार्क जो है उसको, और वो जो एसयूवी जो लेके आ रहे हैं बड़े वाली, उसको वो खंजराब तक और वो K2 के बेस कैंप तक जो उधर को जल जाते हैं, जो जितने भी इलाके हैं, यानी कि ऑफ रोडिंग में उनको ऐसी जगह पे जहाँ पे लैंड क्रूजर नहीं चढ़ पा रही उसको ले गए हैं, और वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी गाड़ी में इतनी ताकत है और इतना है। और वो क्योंकि वो ये PHEV लेके आ रहे हैं ना, प्लग इन हाइब्रिड्स लेके जी। आ रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि वी आर द नंबर वन सेलिंग कार। और हमें जिस तरह बाकी चाइनीज गाड़ियों में ये मसला आ रहा है ना कि जी वो ऊपर नहीं चढ़ रही और वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जाके स्टकअप हो जाती हैं, तो उन्होंने तो ये शुरू ही यहाँ से किया है कि वो नॉर्दर्न एरियाज में ले गए अपनी गाड़ियां और चढ़ा रहे हैं। जिस जगह पे भी उनको चैलेंज देता है कि इधर चढ़ा के दिखाएं, वो चढ़ा के दिखा रहे हैं। तो ये है कि वो अच्छा और तरीके, बहुत अच्छे तरीके से चल और रहे हैं। कराची में तो आपको बाकायदा BYD का जो डाला है वो नज़र आता है, शार्क जो है वो अक्सर नज़र हर जगह पे नज़र आता है। हालांकि 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख है। ऑन रोड प्राइसेस मेरे ख्याल से 185 की बनती है सब, अगर आप इंश्योरेंस वगैरह करा लें। तो ऑटो 3 तो उनकी बिक ही रही थी, फिर ऑटो 2 भी इनकी बिक रही है, जो छोटी वाली जो है ये, क्योंकि नाम है कंपनी का, ब्रांड है, और वो 72-75 लाख के अंदर रोड पे आ जाती है। और दूसरा आपके पास जो डाला है इनका शार्क, वो भी बिक रहा है। तो 3 प्रोडक्ट उनके बिक रहे हैं। बाकी सिलोन वगैरह का हम इतना नहीं कह सकते अभी, लेकिन इसके बाद अभी जो प्रोग्राम है इनका जिस तरह, और ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, नाम है, मतलब 3 4 5 कंपनियां, हेवल, जैको, ये 4 5 कंपनियों में ये आती है टॉप पे। तो बड़ी बात है ना कि नई न्यू एंट्रेंस होने के बावजूद बहुत अच्छा नाम बनाया हुआ है इस वक्त। ठीक है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी समझना चाहूंगा। हम जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हम नंबर्स की बात करते हैं। मैं सीमेंट सेक्टर की मिसाल देता हूँ। कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीमेंट सेक्टर। कोल ऊपर था, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, बट सीमेंट सेक्टर भी चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, उसमें एक मोमेंटम भी है, उसमें एक इंटरेस्ट भी है। डिस्पाइट कोल बढ़ने के और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के, फिर भी लोग काम कर रहे हैं या उसमें जगह नजर आ रही है। ऐसा क्यों है? ये साइकोलॉजिकली काम होता है, स्पेकुलेशन पे काम होता है, या इसके पीछे कोई फंडामेंटल इंटैक्ट होते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस देखो, चीज को? एक तो सीधा सीधा मार्केट के अंदर पुल बैक होता है। पुल बैक को समझना चाहिए आपको। पुल बैक के बगैर मार्केट नहीं चलती है। मार्केट ना एक साथ यूं गिरती है ना एक साथ यूं बढ़ती है। पुल बैक के अंदर बॉटम लगा हुआ था, प्राइस और गिर नहीं रहे थे, इंडेक्स और गिर नहीं रहा था, उसके बाद अचानक से स्पेकुलेशन या फिर एक आप रूमर घूम रही है, कंस्ट्रक्शन को जो है हुकूमत फरोग दे रहेगी, कंस्ट्रक्शन में आ जाता है ना आपका सीमेंट सेक्टर। फिर ऑयल कम हुआ आपका। फिर जब आपकी ओवरऑल मार्केट के अंदर ये बात आ जाए कि भाई सीज फायर 60 दिन का हो गया है और जंग खत्म हो जाएगी, और पीस डील के अंदर कतर भी शामिल है, तो मतलब आप सेंटिमेंट थोड़ा सा भी हल्का सा नेगेटिव, जो बिल्कुल ज्यादा नेगेटिव था, उसका पल्ला अगर बराबर बराबर हो जाए, पहले नेगेटिव था, पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया, अब पल्ला अगर बराबर बराबर हो जाए,
मतलब 50-50 सोचा जाए, मैं सोच रहा हूँ कि यार सीज फायर हो गया है तो जंग भी खत्म हो जाएगी, तो उसके अंदर फिर एक तो सीज फायर, मतलब एक तो पॉजिटिव सेंटिमेंट हल्का सा, फिर ऑलरेडी बॉटम पे थे तो पुल बैक, ऊपर से कंस्ट्रक्शन की न्यूज़, तो 3-4 चीज़ें उसको ऊपर ले आई। लेकिन मैंने जैसे कहा पुल बैक है, अभी कोई बुलिश नहीं हो गया है, ना ही कोई अपने पिछले हाइस तोड़े हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो आपको होंगी। 6,000 पॉइंट बढ़ने का मतलब भी ये नहीं है कि मार्केट में तेज़ी हो गई है। आपको ये मंथ अच्छा क्लोज हुआ है 1,70,72 से, और यहीं से वॉर से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले इसी लेवल से मार्केट टूटी थी। 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद मार्केट अपने उसी लेवल पे वापस आई है। तेजी 1,81,000 के बाद होगी। 181 जो ये जो नेक लाइन तोड़ी थी ना मार्केट ने अपनी हेड एंड शोल्डर की, उसके बाद एग्रेशन आएगा। अभी मार्केट स्टेबल हो जाती है 170 के बाद। स्टेबल जब ठीक हो है। रही है, जैसे पूरे नीचे से आई, पहले फिर 170 पे आई, फिर नीचे गई, फिर 170 पे आई, तो जब भी नीचे जाती है वापस जब पुल बैक करती है तो उसको हैवी वेट, एंग्रो होल्डिंग्स, मिजान बैंक, एफएफसी, ये जो हम बात करते रहते हैं ब्लू चिप की, एफएफसी ने बढ़ा 30-40 बढ़ गया तकरीबन 2 दिन में, माड़ी बढ़ा, एंग्रो हम्म। होल्डिंग बढ़ा, सीमेंट के स्टॉक, तो ये पुल पुल बैक में ऐसे हैवी वेट्स इंडेक्स को वापस ले आते हैं, और उसके बाद फिर जो ही नॉर्मलाइज हो जाती है तो फिर वो स्टॉक रुक जाते हैं, या फिर बेस्ड ऑन रिजल्ट्स फिर वो बढ़ना शुरू होते हैं, गिरना शुरू होते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो सीमेंट इसमें आ रहा है ना, कि जिस तरह देखें अब कोल जो है 112-113 पे पहुंचा हुआ है, कहाँ पे ये 60-70-80 पे ही था। तो इसमें यह है कि सीमेंट कंपनियों ने इस चीज को फोर्स ही करते हुए अपने जो एनर्जी के मुतबादिल भी तो बहुत ज्यादा तैयार कर लिए उन्होंने, सारे हाँ। सोलर उन्होंने चला लिए। फिर उसके बाद हम्म, उन्होंने विंड वो विंड एनर्जी बिल्कुल। भी चलानी शुरू कर दी। यस। फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह की, और यानी कि अपने जो बैंक के कर्जे हैं सारों ने वो वापस कर दिए जब ये कमाया है इन लोगों ने पिछली बारी। तो इनके जो बैंक के कर्जे हैं सारों के वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में इनको उधर से जो जो हिट इधर से पड़ रही है ना कोल की, इन्होंने उसको बराबर भी ले गए हुए हैं ना। तो ये भी चीज मार्केट देख रही होती है जिसकी वजह से ये वापस उठती हैं कंपनी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जो सुबह मैंने अभी इंडेक्स की बात की वही मैं टेक्निकल्स पे समझ जाऊंगा। उससे पहले मैं शो में आगे बढ़ने से पहले ऑडियंस आप लोगों के साथ जरा कनेक्ट करूं, आप लोगों के लिए शो करते हैं तो जरा आपसे बात करना भी बनता है। अभी जो डॉक्टर साहब चार्ट्स पे टेक्निकल दिखाएंगे वो कोर्स में भी सिखाएंगे, और कोर्स हमारा 6 जून का 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। दंगल के व्यूअर्स के लिए कल तक, यानी जब आप लोग ये शो देखेंगे उसके बाद यानी संडे तक, आप लोग के लिए 25% डिस्काउंट है। आपने दंगल के नाम से जो आपकी स्क्रीन पे पोस्टर आ रहा है उस पर नंबर है 0336244466, आपने दंगल लिख के प्रोमो कोड दंगल लिखना है और आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। आप इन्फॉर्मेशन लें सिर्फ दंगल के व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हमारे डिस्काउंट्स एंड हो गए हैं, बट क्योंकि दंगल आप लोग देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, तो ये डिस्काउंट आप लोग के लिए है। इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट शो में भी कहा था, जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें चार्ट्स पे रिफ्लेक्ट करती हैं, और चार्ट्स बेसिकली मैथ है, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ है, कैलकुलेशंस है, इसको बस समझने की जरूरत है और आपको एक उस्ताद चाहिए जो आपको समझा सके। डॉक्टर साहब ओवर टू यू जी, अपनी स्क्रीन शेयर करके जरा इंडेक्स का हाल हवाल भी बता दें। ये पिछले 3 माह में सिर्फ ऑयल एंड गैस चला है, और नंबर 2 पे टेक्नोलॉजी चला है, नंबर 3 पे पावर चला है जो कि हपको है, और नंबर 4 पे ऑटोमोबाइल है, और नंबर 5 पे सीमेंट है, और नंबर 6 पे लेदर है। कमर्शियल बैंक जो है ना, उसके बाद रिफाइनरीज के भी बाद कमर्शियल बैंक है। ये पिछले 3 महीने की कारकर्दगी है मार्केट की, ठीक है ठीक है। अच्छा, जी। अब ये 1 महीने में देख लें, इसमें ऑयल एंड गैस चल रहा है, फर्टिलाइजर चल रहा है, सीमेंट चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रहा है, ऑटोमोबाइल्स चल रही है, पावर चल रहा है, फूड चल रहा है, लेदर चल रहा है, और कमर्शियल बैंक ये देखें इधर है। यानी कि कमर्शियल बैंक तो अभी हिल ही नहीं रहे आजकल। ये 1 माह की कारकर्दगी है। इसके बाद यानी कि एक तो आपको ये मैंने समझाना था कि ये देखें कि मार्केट इस तरह ये इन इन चीजों ने रिकवर किया है। कमर्शियल बैंक्स जो है वो या तो इनके ऊपर टैक्स मजीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट, जो कि इन पे जिसकी वजह ज्यादा से टैक्स तो एक्सपेक्ट नहीं करे, लेकिन इन पे ये भी आ रहा है कि टैक्स कम नहीं हो, प्रोबेबली जो टैक्स है वही रिटेन हो, इस वजह से आप ये कह सकते हैं न्यूट्रल ही रहेगा। कम हो जाए तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, बट ये आ रहा है कि उतना ही रखेंगे। ये देखें, ये ओबीवी है, इसमें इसने ईएमए को तोड़ दिया। यानी कि मार्केट के अंदर जो है ना, यानी कि पहली दफा ये अब काफी अरसे के बाद जो है यहाँ पे ये 6 मई को इस ये ऊपर गई थी, और उसके बाद अब ये दोबारा 29 मई को ये ईएमए तोड़ के ये ऊपर आई है मार्केट जो है। यानी कि इसने अब जो है ये जो तोड़ा है ईएमए, जो इसकी अच्छी साइन है एक जो है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देखें, हम ये मार्केट जो है वो 70 से बहुत नीचे है, और ये ईएमए तोड़ के 60 से ऊपर गई है। तो अभी मार्केट के पास रूम है, और ये ऊपर को निकलेगी, और ये ऊपर का सफर तय करेगी, क्योंकि ये 60 को तोड़ के ऊपर को निकल गई है। ये तो डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट ये चीज है। ओबीवी का मकसद क्या होता है, ओबीवी क्यों यूज किया जाता है, थोड़ा सा ये ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा। ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम होता है, जिसमें ये होता है कि वो प्राइस और वॉल्यूम जो है ना, ये आपस में यानी कि इसके साथ मिलके ये ग्राफ बनता है। यानी कि वॉल्यूम को भी काउंट करता है और प्राइस को भी काउंट करता है। तो उसको रीड कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर आप ओबीवी खोल के हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। ये देखें, ये EMA 21 है, और जो ये बेसिकली तो ये जो है ना, इसमें होता ही है कि जो RSI होता है ना, वो खाली प्राइस के ऊपर चल रहा होता है। बेसिकली ये OBV
और मनी फ्लो ये होते आरएसआई की कॉपी हैं। जब आरएसआई एक Okay. इंडिकेटर है, ये उसकी कॉपी होते हैं। लेकिन इसमें ये होता ही है कि इसके अंदर कई दफा आरएसआई ठीक चल रहा होता है, इनके अंदर डाइवर्जेंस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इसके कोई वॉल्यूम के साथ चल रहा है, कोई वेटेड एवरेजेस के साथ चल रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर जिस तरह भी ये देखें ना, ये कहाँ पे मार्केट तो कभी आसमानों पे चल रही है, तो ये देखें ये तो बहुत ही अभी नीचे है ना। तो अभी यानी कि इसके अंदर ये यहाँ तक जगह है, यानी कि इधर से जब ये अपना मोमेंटम पकड़ेगी मार्केट, तो ये ऊपर को जाएगी। तो ये तो अभी तो यही बता रहा है कि इसको देखें ना, ये अभी भी आपस में देखें सिंक्रोनाइज हुए हैं। ये देखें, इसको देखें, ये आरएसआई है और ये ओबीवी है, तो दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी है ठीक है। और ये सिंक हो रहे हैं। इसके साथ हम वॉल्यूम देख लेते हैं, तो वॉल्यूम अभी भी कम है मार्केट में। देखें ये जो नॉर्मल आपकी जो एवरेज है उससे वॉल्यूम्स बहुत कम है। जो अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं वो तो इधर देखें ना, ये हालांकि डेली है, उसमें भी आजकल वॉल्यूम्स ईद शीद की वजह से ना बिल्कुल ही फारिग हुआ है ये, नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल हालात में ये वॉल्यूम्स देखें ना, ये इस तरह चल रहे होते हैं। तो अभी जब तक ये मार्केट मोमेंटम पकड़ेगी तो ये इस लाइन को तोड़ के तो ये ऊपर को निकलेंगे। ये अब ये इसका ये 175 का टॉप लगा हुआ है। तो ये अब इधर जाएगा, तो अगर तो इसको तोड़ के ऊपर निकल गया तो ये 179 को जाके टच करेगा। ठीक है, तो इस वक्त ये मार्केट तो अभी ये इस तरह कह रही है कि मैंने फिलहाल इधर को अब ऊपर को, यानी कि ये 175 इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको यहाँ से सेलिंग नहीं आनी चाहिए, इसको तोड़ के ऊपर को निकलना चाहिए। तो ये 179 और ये वो एरिया है जहां से ऊपर तोड़ेगी तो ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। अच्छा, अब जो एक और चीज इंपॉर्टेंट बतानी थी, ये देखें, ये आरएसआई, ये जो हाइकनाशी है ना, ये पहली बार इसने जब से ये मार्केट नीचे गिरनी शुरू हुई थी, ये 191 के बाद, ये देखें अब आके इसने पहली बार ये अपने इस चैनल को तोड़ा है। तो इसमें ये जो है हाइकनाशी ने एक ये वाली जो, ये देखें, ये जो पर्पल कलर की जो है ना, ये मंथली रेजिस्टेंस है, उसको भी तोड़ के ऊपर बंद हुई है। और ये अपना ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल था, डाउनवर्ड इसको का भी तोड़ चैनल के है। ऊपर हाँ। बंद हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ऊपर से ये देखें, ये जो इचिमोकू क्लाउड आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है ना, जी आ रहा है। एक तो ये देखें, एक तो ये बता रहा है कि आगे हरियाली है, 2 महीने के आगे की प्रिडिक्शन कर रहा होता है इचिमोकू क्लाउड। यानी ये बता और रहे हैं शिमोकू क्लाउड के आगे, अगर हम 2 महीने की प्रोडक्शन को देखें कि आगे मार्केट बेहतर रहेगी। हरियाली है, हाँ, ये मार्केट ठीक बेहतर है। रहेगी। और इसमें ये देखें, इसने ये डाउन ट्रेंड चैनल पहली दफा जब से मार्केट गिरनी शुरू हुई है, ये हसन आइकिन ने तोड़ दिया है और इसके ऊपर बंद हुई है। और ये जो रेजिस्टेंस है पर्पल, इसको भी तोड़ के ऊपर बंद हो गई। समझ आ गई? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इधर एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि अगर मार्केट की रेजिस्टेंस तोड़ी है इसने एंड डाउनवर्ड का चैनल भी तोड़ा है और पर्पल लाइन को तोड़ा है, बट वॉल्यूम्स फिर भी लो है, तो क्या ये सस्टेनेबल होगा? ऐसा नहीं होगा कि फेक आउट हो जाएगा, वापस चैनल के अंदर आ जाए, अपने डाउनवर्ड में आ जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम्स लो है। कि उसमें वो ये चूंकि मार्केट न्यूज बेस्ड थी, सेंटिमेंट्स लो हुए थे वॉर की वजह से, और मार्केट खबर पे और ट्वीट्स पे चल रही है। तो ये डिपेंड करता है कि इन 2 महीनों में क्या प्रोग्रेस होती है, जब तक ये सीज फायर जो है पीस एग्रीमेंट में नहीं तब्दील होता। अब देखें ना, उसने उसको एक नई जहत दे दी है सारे एग्रीमेंट को, कि आप वो अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको साइन करेंगे तो आगे चलेंगे, नहीं तो मैं उसको भी तबाह कर दूंगा, मैं उसको भी तबाह कर दूंगा। तो अब अल्लाह जानता है उसके ज़हन में क्या है, वो उसके नीयत में कितना फतूर है, क्योंकि वो ये बातें पहले तो नहीं कर रहा था। ये तो अब उसने 3 दिन हुए शुरू की हैं कि वो भी करेगा, वो भी करेगा। पाकिस्तान को उसने छुट्टी दी है कि भाई ठीक है, आप अभी रहने दें, क्योंकि आपके अवाम जो है वो बिखरे हुए हैं, वो शायद आपको ना भी करने दे। तो पहले वो जो हमारे इमाम हैं उनसे वो तस्लीम करवा लेंगे। सऊदी अरब फर्ज करें अगर तस्लीम कर ले, तो वो पीछे इमाम नमाज, पीछे इमाम साहब के, और वो जो है 2 रकात नमाज फर्ज, तो वो जो सऊदी करेगा वही हम करेंगे। तो वो इस चक्कर में बैठा हुआ है कि भाई ये कतर और सऊदी से तो कराऊं, और पता नहीं कितना प्रेशर डालता है और ओमान पे कितना प्रेशर डालता है। ये देखें ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखने वाली। और उसके बाद फिर आगे क्या होता है, ये सारा चुप चुपीते खामोशी से ही इसराइल तस्लीम हो जाता है, और सारा हर कोई हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, तो एक अलग बात है। लेकिन है कि अगर इसके नतीजे में वो पंगा लेता रहा, तो वो मार्केट डेफिनेटली इसमें पंगा लेगी। अच्छा, ये 1 आवर स्ट्रक्चर पे देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये देखें, ये है डॉनसन चैनल 22। और ये जब भी मार्केट तेज ट्रेंड के अंदर होती है ना, तो ये देखें कैंडल्स इसके साथ 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 इसको किस करती हुई चल रही होती है। ये देखें, अब देखें, ये देखें, ये इस तरह करके करके इसके साथ 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 चलती जाएगी। और ये मर्सिडीज लेन के अंदर चल रहा है, यानी कि मार्केट तेज हुई हुई है और इसके अंदर किसी किस्म की अभी जो है ना कमजोरी के आसार नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये वीकली डाउन ट्रेंड की लाइन थी, मार्केट इसको तोड़ के, और ये इसकी रेजिस्टेंस थी, और ये इसकी ट्रेंड लाइन थी, इसको तोड़ के ऊपर बंद हुई है वीकली में भी। तो यानी कि पहली दफा पहला हफ्ता है जिसके अंदर मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन, जो डाउन ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर बंद हो गई है।
तो ये हौसला अफजा साइन है। ये जब से ये मसला शुरू हुआ 191 से, ये देखें कितनी दफा इसने 1 2 3 4 5 6 दफा इसने कोशिश की इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की, अब आके ये बंद हुई है। बाकी पहले पिछली जब जंग हो रही थी तो वो तो बहुत ही पीछे थी ना, लेकिन है कि जब से कुछ उम्मीद अफजा बातें शुरू हुई तो उस मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अटैक करना शुरू कर दिया था, तो उसको अटैक करते 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 आज कामयाब हो गई है, इसके ऊपर आके बंद हो। और इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं मोस्टली टेक्निकल्स में, कि एक और कैंडल बन जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि ये कंफर्म हो जाए कि फेक आउट ना हो। लेकिन इसमें क्योंकि मार्केट ने कोशिश की तोड़ने की और तोड़ ही नहीं सकी, और इस बार तोड़ के बंद हुई है, तो यहाँ पे बेहतर सिग्नल है। अगेन इस जगह पे भी हमें वीकली पे भी बेहतर सिग्नल नजर आता है। अच्छा, एक ये जो ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना, ये वाली, ये देखें, ये वो वाली ट्रेंड लाइन है जो कि ये 46,000 से शुरू हुई थी और ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था, और ये इसमें 1 2 3 महीने गुजर के मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे थी। ये भी आज इस ट्रेंड लाइन के मंथली भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हुई है मार्केट। ये देखें, ये देखें, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हुई है। पिछली बारी इसने कोशिश की थी और ये मार खा के वापस आ गई थी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, लेकिन इस महीने, अब ये देखें ना, 1 2 3 महीने हो गए मार्केट खराब हुई हुई, तो आज ये जो महीना बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके बंद हो गई है। यानी कि अब ये महीना इस तरह बंद हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये 185 180 वाली साइड पे ये दोबारा डबल टॉप लगाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जब ये डबल टॉप लगेगा और आप में से जिसका रेट आ रहा है वापस, आपको एक दफा उसमें जिसने लंबा पीछे होल्ड करके चल रहा है, यहाँ पे अगर वो पीछे फंस गया है, तो अगर आपको लालच में आ गया कि मैंने नहीं बेचना, वो मार खाएगा। मैं देखें, मैं इफ्स एंड बट्स की बातें नहीं करता होता, सीधी बात मैं करता हूं जो मेरे जेहन में आ रही है बात, कि यहाँ पे जब ये मार्केट ये वाला टॉप लगाएगी ना, तो आपने जो चीजें आपने सेल कर सकते हैं, आप इसको सेल करके एक दफा आप कैश पे जाने की कोशिश करें, ताकि अगर इसके ऊपर कोई अल्लाह ताला ने मौजूदा दिखा दिया और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी घोड़े की तरह दौड़ने शुरू हो गई, तो मार्केट गड़ 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 करके इसको ऊपर निकल जाएगी, तो हम पैसा दोबारा वापस डाल देंगे। लेकिन है कि अगर आप यहाँ पे नहीं निकलेंगे तो आप फिर क्योंकि मार्केट जो उस्ताद लोग होते हैं ना, जिनसे हम लोगों ने सीखा हुआ है, वो यही बताते हैं कि मार्केट एक दफा डबल टॉप लगाती है गिरने से पहले। ये देखें, हम उस वक्त हंस रहे थे कि नहीं नहीं देखो मार्केट जो है, मार्केट ने निकलने का मौका नहीं दिया। ये मंथली चार्ट है, तो मंथली जब ये लगेगा ना इधर, तो एक दफा आपने उसमें से निकलना है, अपने आप को हल्का करें, कैश लेके आए और अच्छा। अपना कैश को प्रिजर्व करें। अच्छा, अब ये देखें, ये कैपको है, ये बिल्कुल स्टॉकअप हुआ है। ये वीकली जो मैजिक लाइन है उसके ऊपर स्टॉकअप है। ये देखें, ये SEPL है, ये भी वीकली मैजिक लाइन के ऊपर स्टॉकअप है। अच्छा, ये बैंक्स देखें, इन्होंने अपनी ना ये जो मैजिक लाइन है ना, ये थोड़ा थोड़ा तोड़ के ऊपर गए हैं, तकरीबन सारे बैंक्स ये बस इतना ही तोड़ के बैठे हुए हैं। ये KSB देख लें, इस मैजिक लाइन, ये ब्रोकर्स इसको चलाने की कोशिश करते हैं, चलता नहीं है। ये देखें, इसके अंदर ना लोगों को फंसा देते हैं, इधर फंसाया है इन्होंने, इधर फंसाया है इसको, KSB को, कोई इसमें चलने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको चलाते हैं ये। और ये देखें, लगातार अगर हम इस मैजिक लाइन को एक्सटेंड भी कर देंगे ना, तो ये पिछले कई माह से, 6 माह से ये वाला रेट है ना, 207 रुपए, इसको तोड़ नहीं पाता KSB पंप। सही है। ABN देख लें, ये 36.10 नहीं तोड़ पाता, ये इस मैजिक लाइन के नीचे है। अच्छा, ये देखें, नेटसोल देखें, खड़ा है इस मैजिक लाइन के नीचे। एच कार इस मैजिक लाइन को तोड़ के पहली बार बंद हुआ ऊपर, और ये 44 EMA के और 200 EMA के ऊपर, अब ये इसको तोड़ के, अब ये वैसे तो इसको 260 पे हो सकता है टच करे, ये जो एच कार है 260 पे। ये जो EPCL देख लें, खड़ा है मैजिक लाइन पे, स्टकअप है। जो चीजें इस मैजिक लाइन को वीकली तोड़ के ऊपर निकलेंगी ना, अब ये माड़ी है, इसने इस बारी अब ये तोड़ा है इस मैजिक लाइन को, इसमें ऊपर बंद हुआ है, तो इसमें हो सकता है कि इसके अंदर कोई छोटा मोटा ट्रेंड बने माड़ी में। BF बायो कोई नहीं चलता, ये कराची इलेक्ट्रिक नहीं चल रहा, PIOC चल रहा है। ये देखें, ये ऊपर मैजिक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया और इसने रीटेस्ट की है मैजिक लाइन। HTL नहीं चल रहा, FFL नहीं चल रहा, अभी इमेज नहीं चल रहा, ISL नहीं चल रहा। देखें, साजियो अभी तक नहीं चला, साजियो चलेगा। और ICL नहीं चल रहा, ये केमिकल के अंदर प्रॉब्लम आई हुई है। आगा नहीं चल रहा, AGIL नहीं चल रहा। ये देखें, एंग्रो एच चला है ऊपर मैजिक लाइन के ऊपर, क्लोज हो गया, एंग्रो एच चलेगा। ऑक्टोपस नहीं चल रहा, CEPB चला है, एबट चला है, हल्का सा ऊपर बंद हुआ है। G टायर नहीं चल रहा, देखें नहीं चल रहा। CPPL नहीं चल रहा, सीनर्जी नहीं चल रहा, ATLH नहीं चल रहा, हेलियन नहीं चल रहा, नेशनल फूड नहीं चल रहा, डॉल ऊपर बंद हुआ है। डॉल और लॉट कैंप दोनों मैजिक लाइन के ऊपर बंद हुए हैं।
और वो चलेंगे। GATM नहीं चल रहा। FCL ये फास्ट केबल नहीं चल रहा, ये भी ब्रोकर बहुत कोशिश करते हैं इसको चलाने की। PAFL नहीं चला। FCEPL ये चल रहा है, ये देखें कितना बेहतरीन चल रहा है, मैजिक लाइन के ऊपर गया ये। ILP नहीं चल रहा। FABL ये मैजिक लाइन के ऊपर हल्का सा क्लोज हुआ है, ये चलेगा। SLGL नहीं चल रहा। BIPL नहीं चल रहा। ये अस्करी लाइफ इंश्योरेंस नहीं चल रहा। AKBL चल रहा है, ये देखें इसके ऊपर बंद हुआ है। POL नहीं चल रहा, ये देखें कोई नहीं चल रहा, मैजिक लाइन कोई नहीं तोड़ता। APL भी नहीं चल रहा। बाइफो वो भी नहीं चल रहा। PTL भी नहीं चल रहा। जनरल टायर भी नहीं चल रहा। PTL भी नहीं चल रहा। सिटी फार्मा नहीं चल रहा, ये ऊपर जाने की कोशिश की थी, वापस आ गया। ATRL नहीं चल रहा, खड़ा है। स्पेल ऊपर गया, मैजिक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, स्पेल चलेगा। FCCL चलेगा, वो देखें वो ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के चला गया। जब से ये नीचे गिरना शुरू हुआ, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको भी इसको ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया, ये चलेगा FCCL, और इसमें लोग कमाएंगे। चिराट सीमेंट चल रहा है जी, ये जो गरीबवाल सीमेंट चल रहा है। PGKC चल रहा है, ये नहीं चल रहा। PNSE SNGP ये मैजिक लाइन के ऊपर ही खड़ा है, और लेकिन है कि अभी इसने शुक्र है इस बार ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है इसकी, अल्लाह करे ये इसके ऊपर निकल जाए। PSO नहीं चल रहा। ये मैपल लीफ चल रहा है, देखें। टॉमसेल नहीं चल रहा। ABL नहीं चल रहा। ट्रीट नहीं चल रहा। अच्छा जी, कोलगेट मैजिक लाइन के ऊपर है, चल रहा है, ये चलेगा। 1300, 1400, 1500 रुपए की तरफ जाएगा जो है। अच्छा, उसके बाद ये देखें GL, ये इसने मैजिक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। GHNI ने भी मैजिक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ईफर्ट मैजिक लाइन के ऊपर है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैजिक लाइन के ऊपर है। ये जो CSAP है नहीं चल रहा। HMB नहीं चल रहा। ठट्ठा सीमेंट नहीं चल रहा। इसमें आपको पता कर्जा है ठट्ठा सीमेंट में यार, ऊपर से ये जो बड़े बड़े लोग हैं उसके हिस्सेदार हैं, तो ये बस अल्लाह तो ये इसमें सिर्फ जुआ ही होता है ज्यादातर ठट्ठा सीमेंट। अच्छा, और ये जो है एयरलिंक, ये इसने ऊपर इसकी क्लोजिंग दी है। एटलस बैटरी नहीं चल रहा। PPL चल रहा है, ये देखें ऊपर मैजिक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देकर उसको रीटेस्ट किया इसने। LCI नहीं चल रहा। तारिक ग्लास ऊपर देखें क्लोजिंग दी है मैजिक लाइन के, तारिक ग्लास चलेगा, चल रहा है। प्रेमा नहीं चल रहा। टेली नहीं चल रहा। PABC नहीं चल रहा। वाफी नहीं चल रहा। PRL नहीं चल रहा। सर्ल नहीं चल रहा। AHCL नहीं चल रहा। INIL नहीं चल रहा। पेल अभी चलना शुरू हुआ है, ये हो सकता है अगले हफ्ते तोड़ दे इसको। मुगल चल रहा है। SSGC हिलजुल कर रहा है लेकिन चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। कोहाट सीमेंट ऊपर मैजिक लाइन के ऊपर चल रहा है। ये वीकली मैजिक लाइन तोड़ना बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा इवेंट होता है, पता है ये। क्योंकि डेली तो आपको रोज ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वीकली जो है ना स्टॉक्स बहुत स्टेबल होते हैं। अच्छा, ये ग्लेक्सो देख लें, कोशिश करेगा जिस तरह वो इसको तोड़ने की, देखते हैं अगली बारी क्या करता है ये सिस्टम। अभी देख लें, ये 155 के ऊपर जाता ही नहीं है, खड़ा रहता है वहां पे, बार बार सेलिंग आती है, कितनी बार गेंद जाने की कोशिश की है इसने। ये जो आरकोम है कोई नहीं चल रहा, इसके अंदर भी जुआ खेलते हैं फिर वापस ले आते हैं, ये मतलब देखे ना, ये इसको बस टच करते हैं वापस आ जाती है। PSX नहीं चल रहा। ASL नहीं चल रहा। काफी सारे शेयर नहीं चल रहा है। आई थिंक बहुत ही हैंडफुल ऑफ शेयर्स हैं जो चल रहे हैं। यही यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो चल रहे हैं ना उसके अंदर आपने हाथ डालना है। तो डॉक्टर साहब, आपने एक जो मेरे देखने वाले हैं वो लिस्ट बनाए कि ये चल रहे हैं। ये देखें मिजान बैंक अब चलना शुरू हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया ये मैजिक लाइन के, ये 491 के ऊपर इसने इस पर ये 493 पे क्लोजिंग दी है। इसकी मैजिक लाइन 491 पे थी, तो यानी कि ये अभी ऊपर को जाएगा, ये 518 की तरफ जाएगा मिजान बैंक, क्योंकि ये क्लोजिंग आ रही है ना जून की, तो इस वजह से मिजान बैंक में चाल बनेगी। ये STCL नहीं चल रहा। NRL नहीं चल रहा, ये देखें खड़ा है वहीं पे। लॉट कैंप चल रहा है, वो देखें ऊपर गया है। फिरोसंस चल रहा है, वो देखें ऊपर गया है। ये हपको देख लें, ये देखें चल रहा है, वो मैजिक लाइन तोड़ के उसने उसको ऊपर क्लोजिंग दी है। AGTL कोई नहीं चल रहा। ये जो है वो भी नहीं चल रहा। मिलत ये भी नहीं चल रहा है AGTL। अच्छा, ये NML अभी तक नहीं चल रहा। NCL नहीं चल रहा। HBL ये चल रहा होगा, हाँ ये देखें, ये इससे मैजिक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। BOP अभी भी शायद नहीं चल रहा, हाँ नहीं चल रहा। ये DLL चल रहा है, दाऊद लॉरेंसपुर जो है, ये देखें ऊपर खड़ा है मैजिक लाइन के। UBL मैजिक लाइन के ऊपर से रीटेस्ट किया है, इस पर ये चलेगा ये नहीं के। नेशनल बैंक ये मैजिक लाइन के बिल्कुल ऊपर आके क्लोजिंग दे रहा है, ये हो सकता है चले। मैक्टर ये मुश्किल ही है, ये नहीं चलेगा। AGP मैजिक लाइन के ऊपर उसने क्लोजिंग किया और इसको रीटेस्ट किया है। एजी तो हम लास्ट शो में भी डिस्कस किया था। ACPL मैजिक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, चलेगा। OGDC मैजिक लाइन के ऊपर गया वहां पे, यानी कि ये हिलेगा। वैसे भी ये टॉप पे लगा हुआ है OGDC इस वक्त ऑलरेडी, लेकिन इसमें मूवमेंट हल्की होगी। MCB नहीं चल रहा। लकी मैजिक लाइन के ऊपर है, चल रहा है। FFC चल रहा है। काफी जबरदस्त तरीके से आई थिंक पूरी लिस्ट आ गई है व्यूअर्स के पास कि कौन से कम से शेयर कम 150 स्टॉक मैंने आपको बता दिया कि जो चल रहे हैं और जो खड़े हैं।
आई थिंक इसमें तो अब सारे जो लोग सवाल करते हैं उनके सारी कंपनीज कवर हो गई। एक सवाल मेरा ये है कि बहुत ज्यादा कंपनीज वीकली मैजिक लाइन से ऊपर नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि डबल टॉप लगेगा इंडेक्स का। जो कंपनीज इस वक्त मैजिक लाइन से ऊपर है, क्या वो इंडेक्स को लिफ्ट कर सकती हैं? आपको लगता है कि मतलब उनमें इतना पोटेंशियल, उनका इंडेक्स में इतना वेटेज है कि वो इंडेक्स को उधर तक ले जाएंगी, डबल टॉप तक? देखिए, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखें, इस वक्त जो ये हमारा जो वेबसाइट है ना हमारी, ये इसमें जो EMA 9 से ऊपर 249 स्टॉक्स हैं, और जो उसके नीचे 96 हैं, और EMA 21 के ऊपर 255 स्टॉक्स हैं, 92 नीचे हैं। EMA 200 से 143 ऊपर है, और 200 तो 60 स्टॉक EMA से नीचे हैं, 200 EMA से। ये इतना कुछ हो गया पिछले 3 माह में, और वो इतना यानी कि हर किस्म का फंडामेंटल भी हो गया, और उसके बाद रिजल्ट भी आ गए, सब कुछ हो गया, तो वो तो हिल ही नहीं रहे। जो 200 EMA से नीचे एक इवेंट है, यानी कि वो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, और वो अभी भी आज की डेट में भी वो 260 स्टॉक जो है वो 200 EMA से नीचे है। तो मार्केट में क्या चल रहा है मुझे बताएं। ये जो चल रहे हैं वो इतने हैवी वेट हैं, जिस तरह हपको है, जिस तरह FCCL है, या जिस तरह कुछ बैंक्स हैं, या FFC है, ये मार्केट को लिफ्ट कर रहे हैं। ये आपको नजर नहीं आ रहा है? देखें, डाटा तो सामने बोल रहा है, डाटा तो झूठ नहीं बोलता। 258 स्टॉक्स जो है वो 200 EMA के नीचे हैं। तो अब अगर कोई इसमें पोजीशन ले लेगा और वो ऊपर ही नहीं जा रहे, तो क्या करेंगे बताएं? तो पैसा फंसा लेंगे अपना। और इधर देखें, ये 123 स्टॉक्स ने डेली ब्रेकआउट दिया है, 133 स्टॉक्स ने वीकली ब्रेकआउट दिया है, सिर्फ 75 स्टॉक्स ने मंथली ब्रेकआउट दिया है। ठीक है। ये हमारा जो है ना, ये DM हमारा इंडिकेटर है, डायरेक्शन मूवमेंट जो है। इसमें ये देखें, जो ADX है ना, जो कि मार्केट का ट्रेंड बताता है कि क्या है, आप इसकी स्लोप देखें। यानी कि ये वो इंडिकेटर है जो कि आपको बताता है कि ट्रेंड किधर को जा रहा है। तो अगर फर्ज करें हम कहें कि अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड की जगह पे तो ये तो नीचे को जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड नामी तो चीज इस इंडिकेटर में नजर ही नहीं आ रही। ये यानी कि जब तक ये इंडिकेटर ऊपर को नहीं जाना शुरू होगा, हमारी मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा, हमारी मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आएंगे। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये एक बैंड है। इस बैंड के अंदर ये DM पॉजिटिव और नेगेटिव लगातार ऊपर नीचे आपसे खेल खेल रहे। ये डेली टाइम फ्रेम है। ASE 100 का ये ग्राफ है, जिसमें ये जो इंडिकेटर है, ये देखें, जब तक तो ये ऊपर को जा रहा था। ये इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी, इसमें जो क्या डेट है, ये देखें, ये देखें, ये 25 फरवरी को ये जब ऊपर गया, तो इसका मतलब है कि ये जब ये ऊपर को गया है, तो इसमें मार्केट तेजी से गिरी है। 25 फरवरी को, 28 फरवरी को अटैक हुआ है ना। तो यानी कि जब ये स्पीड से ऊपर गया है, इस इंडिकेटर का ऊपर और नीचे जाने का ट्रेंड की, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से कोई ताल्लुक नहीं है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का ताल्लुक इस ग्रीन से और लाल से है। ये जो इंडिकेटर है सिर्फ ये बताता है कि किस स्पीड से ये ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं बताता कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। लेकिन चूंकि ये देखें, ये इधर इधर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये लाल, सारा ये लाल ऊपर था, तो जब ये ऊपर को गया है, तो यहां से जंग शुरू हो गई है। ये देखें, 25 फरवरी नीचे डेट आ रही है, 28 फरवरी से जंग शुरू हुई है, और साथ ही ये इंडिकेटर ऊपर से ठक करके ऊपर गया। तो जब से ये गिर रहा है, तो अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर कमी हो रही है। बात समझ रहे हैं? जब ये ऊपर जा रहा था, तो अब ये डाउन ट्रेंड, चूंकि देखें, ये जो है ना DM जो पॉजिटिव है, ये DM नेगेटिव को क्रॉस करके ऊपर को निकल गया है, और साथ ही ये जो इंडिकेटर है, ये लगातार यू 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 करके गिरता जा रहा है। यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड था ना, वो वीक होता जा रहा है। अब ये जब ये ऊपर जाना शुरू होगा ना, तो फिर हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना शुरू होगा। अभी तक आज की डेट में भी ये इंडिकेटर नीचे ही गिर रहा है, तो यानी कि जो डाउन ट्रेंड आया हुआ था ना, उसको संभाल रहा है, और उसको फाइनली ये साइडवेज होके तो ये ऊपर को जब निकलना शुरू करेगा ना, तो वहां से हमारा ट्रेंड शुरू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लोग इसको जो है ना अहमियत नहीं देते। टेक्निकली तो काफी सारी चीजें कवर हो गई। अच्छा, बाय द वे, इतनी डिटेल से हमने जब शो में कवर की है, तो थोड़ी सी मोहब्बत आप लोगों का भी, थोड़ी सी क्या ज्यादा मोहब्बत दिखाना आप लोगों का भी फर्ज है। लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमें सपोर्ट भी करें, कमेंट्स करें, क्योंकि हमारी टीम कमेंट्स देखती है। हम कोशिश ये करेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, ओवरऑल शो से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, वो सवाल हम आगे पूछ नहीं सकेंगे। कोशिश करें, जितना आप कमेंट करेंगे, जितनी हमारी हौसला अफजाई होगी, जितनी आप अपनी कंपनीज या अपने सवाल पूछेंगे, उतना हम उसको शो में लेंगे। और मोहब्बत दिखाना भी आपका फर्ज बनता है, जब हम इतनी मेहनत से और मोहब्बत से आपके लिए शो बनाते हैं। और सिर्फ PSX दंगल नहीं, अगर आप स्टॉकीफाई से जुड़े हैं, तो हमारे रोजनामा हो, हफ्तानामा हो, मिड डे मूव, हमारे चैनल पे कोई भी कंटेंट हो, कोशिश करें उसको देखें, वो सीखें, क्योंकि वो आप ही के लिए बनाया जाता है। चलो भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पोर्टफोलियो, क्योंकि टेक्निकली तो काफी सारी बातें हो गई हैं, मुझे एक चीज समझनी है कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है। एक नया इन्वेस्टर अगर अपना पोर्टफोलियो बनाए, क्योंकि अभी हमने देखा है बहुत ज्यादा नए एंट्रेंट्स आए हैं मार्केट में,
एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी आप क्या रेकमेंड करेंगे? बहुत सारे लोग हमारे पास पोर्टफोलियो डिजाइनिंग पे भी आए थे ना। जो लोग आते हैं कि भाई हमें 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, 1 करोड़ का बनाना है। हमारी पेड सर्विसेज के अंदर है पोर्टफोलियो डिजाइनिंग। बहुत छोटे चार्जेस हैं, 0.5 मतलब आधा परसेंट पूरे अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो तकरीबन 50,000 बनते हैं मेरे ख्याल से, सही है ना? वो फीस है, उस पर हम बना देते हैं लोगों को। अब उनकी डिमांड पे होता है, अब जो एपिटाइट है और डिमांड है, जो ज़रूरत है उस हिसाब से बनता है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई एग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए, मुझे कैपिटल गेन चाहिए, मुझे 1 का डबल करना है, 1 का 1.5 करना है। हाँ हाँ, डिमांड तो हर किस्म की आती है। एक आती है कि नहीं मुझे आधा जो है वो रिस्क लेना है और आधा जो है वो सेफ साइड खेलना है। तो रिस्क के अंदर भी मीडियम, हाई, हायर, लो, सब कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर। और फिर आप जो टाइम ड्यूरेशन होती है कि आप कितने टाइम में वो रिजल्ट चाहते हैं, 6 महीने, साल, तो वो डिपेंड करता है कि जो बंदा काम कर रहा है उसकी क्या एपिटाइट है एक तो, और कितना उसके पास टाइम है। आइडियल जो होता है वो हमेशा साल से ऊपर होना चाहिए पोर्टफोलियो। अगर आप पोर्टफोलियो पे आते हैं तो हर चीज़ जो साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल से ऊपर हो ना, उसके अंदर फायदा इसलिए होता है कि बहुत सारे इवेंट्स कवर हो जाते हैं इसके अंदर। जैसे वो आपको याद होगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बात है ना कि मार्केट भी वही है, दुनिया भी वही है, हम्म। लेकिन एक के लिए पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, दूसरे के लिए डिफरेंट है। एक आदमी जो आया जंग से पहले, उसने एक 90 में मान लिया, उसके लिए मार्केट जहर है। और एक आदमी बिल्कुल बॉटम पे आया, एक 44, तो जंग हो भी रही है तो फिर भी उसके लिए मार्केट अच्छी है। तो और उसने पैसा भी बनाया, यस। और ये तो ये चीज़ें होंगी। तो अगर आप पिछली जंग देखी होती, हर वक्त अगर आप मार्केट में रहेंगे तभी आप तमाम जो नशेब फराज है ना, जितने भी मार्केट के सारे मौसम में तब देखेंगे। तो इसलिए होराइजन हमेशा लॉन्ग का होना चाहिए। आइडियल पोर्टफोलियो में जो बड़े 4-5 सेक्टर है वो ज़रूर होने चाहिए। अलबत्ता ये 7 या 8 सेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और कंपनीज जो है वो मैक्सिमम आपके पास अगर हो, तो अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, 10 करोड़, 15 करोड़, तो आप 20-25 स्टॉक पे चले जाएं। लेकिन अगर आप 5 करोड़ के अंदर अंदर हैं तो 9, 10, 12 ये इनफ कंपनीज है जिसके अंदर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। बैंक्स भी हों, फर्टिलाइजर बैंक्स लाजमी हों क्योंकि आपको ये रिटर्न देते हैं। फार्मा ये रिटर्न देने लग गया है, पावर के अंदर कंपनीज रिटर्न देती हैं। तो डिविडेंड स्टॉक कम से कम 50% हो। कुछ तो स्टॉक ऐसे हों जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जिसके अंदर जैसे सिस्टम्स लिमिटेड है, वो पे आउट नहीं करता लेकिन कंटिन्यूसली ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। इसी तरह कुछ नए एंट्रीज हैं जैसे बीएफ एग्रो है, तो कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड पे चले गए आप, और कुछ जो है वो हाईली रिस्क पे चले गए 15 से 20%, कि जिसके अंदर आप पेनी स्टॉक में भी चले गए कि यार चलो कराची इलेक्ट्रिक भी ले लेता हूँ अगर बॉटम पे मिल रहा है, अगर सेटअप पे मिल रहा है। तो 50 to 60% स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप, 20-25% ग्रोथ ओरिएंटेड नई कंपनीज, अच्छा मैनेजमेंट जैसे लोड्स है, बीएफ एग्रो है, और 10 से 15% आप रिस्क जिसके अंदर आपको हाईली एक चांस हो पैसा डबल होने का। तो ओवरऑल आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा। जबरदस्त। इधर से एक और सवाल है मेरा। जैसे आपने कहा 10% इस तरह की कंपनीज रखें जो थोड़ी रिस्की हो, जिसमें पैसा डबल होने का चांस हो। अच्छा, हम देखते हैं कि अक्सर हमारे पास जो कंपनीज होती है वो नहीं भी चले ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमारे सामने कोई कंपनी चले जो हमारे हाथ में ना हो, वो हमें बड़ा डिस्टर्ब करती है। मिसाल के तौर पे बनीज लिमिटेड हो गया, छोटी कंपनी अचानक से बढ़ जाती है, खैरपुर शुगर मिल्स हो गई। इस तरह की कंपनीज को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए? क्या इसमें स्पेक्यूलेशन होती है, या इसमें एंट्री ली जा सकती है, रिस्क एलिमेंट रखना चाहिए, या इनको अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, मीजान, फैसल बैंक, हमें पता है कि ये अच्छी कंपनी है, एंग्रो होल्डिंग, लेकिन हमारे सामने बनी लिमिटेड इतना डबल हो जाता है और हमारे पास नहीं होता। तो इन कंपनीज के बारे में आपका क्या सजेशन है कि हाउ डू वी स्पॉट दीज कंपनीज? यार ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों में ना, बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि क्या इसका इनका पैटर्न क्या है। प्रेमा का, क्विस का, हम्म। बन्नीस का, कपूस का, ये जितने सीआरटीएम भी, का। सीआरटीएम का, इनका क्या है? अभी भी अगर देखा आप सीआरटीएम तो अभी भी ऊपर ही खड़ा है, हम्म। 15 रुपये का चल रहा हुआ, ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो जितने भी ऐसे स्टॉक, मैकपैक फिल्म का, आप जितने भी यस। हर साल आपके 2, 3, 4 स्टॉक ऐसे होते हैं जो इतनी बड़ी रैली मारते हैं। यूसुफ वीविंग अभी चला था, नॉन शरिया में बहुत सारे स्टॉक, एसोल चला था, हम्म। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल चला है। तो आपको हर साल 5, 10, 15%, 15 ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो मार्केट को, मार्केट के लोगों को वहाँ डाइवर्ट रखते हैं। और ब्लू चिप, हालांकि हमें पता है कि ब्लू चिप के में इस्तेकाम होता है, और वो आपको ओवर द ईयर्स लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फ़ायदा वही देते हैं। वो कंपाउंड भी होते हैं, वो स्टेबल भी होते हैं, आपको सुकून में नींद आती है। लेकिन क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट, मतलब हम इंसानी इंसानी दिमाग बना हुआ इस तरह का है, उसको उसको वॉलेटिलिटी पसंद है, उसको जुआ पसंद है, उसको थ्रिल पसंद है, उसको उसको एड्रेनलिन रश पसंद है। यस, बिल्कुल। इंसान है ना, इंसान बना हुआ है, उसकी उसकी अ, एक समझे ना क्वालिटीज़ हैं इस तरह की, अल्लाह ताला ने डाली हुई है। लालच भी डाली हुई है, खौफ भी डाला हुआ है, ख्वाहिशात बहुत सारी डाली हुई हैं। तो क्या है, उसके अंदर जाना बुरी बात नहीं है, उसके अंदर कैलकुलेशन और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें फ्लाइंग चला 8 रुपये 6 रुपये से, एस चला आपका 8 रुपये से, या यूसुफ वेविंग चला 2.5 रुपये से, या प्रेमा चला 13 रुपये से, या क्विज चला 5 रुपये से, तो वहाँ पर लेकर सस्टेन करना, मतलब आप होल्ड करना
वो बड़ा मुश्किल है कि कच्चा स्टॉक इसको क्यों होल्ड करें। तो इन दोनों के बीच में या तो बहुत लेट लेना और वहाँ पर लेकर खड़े हो जाए, मतलब 5 रुपये पे है तो लेके बैठ जाना, कब चलेगा कब चलेगा। अगर वो नहीं चला तो, अगर वो कुछ ना बना और कुछ और बना रह गया तो क्या करेंगे। तो एक ये मतलब ऐसा नहीं करें कि आप उसको लेके बैठें, ब्लू चिप नहीं है तो लेके मत बैठे किसी कचरे को, या ऐसे स्टॉक को जो डाउन ट्रेंड में है। एक ये है कि अगर टॉप पे चला जाए तो उसका कम से कम देखें कि पास्ट क्या है, वहाँ मत लें। लेकिन जो ही वो स्टॉक अपना ब्रेक करे लेवल्स, इनिशियल लेवल तो मंथली के टेक्निकल्स पे आपको सब चीज़ समझ आ जाती है। हम्म, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ब्रेकआउट डेली पे है, जो हम्म, मंथली पे ब्रेकआउट हो रहा है ना उसके अंदर बड़े ज़्यादा चांस होंगे बनस्बत वीकली के और डेली के। लोग जो है आजकल तो टेक्निक आप बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, डॉक्टर साहब सिखाते रहते हैं, हज़ारों स्टूडेंट सिखा चुके हैं, हम बताते भी आए सीखें समझें, लेकिन शायद लोग सीखना पसंद ही नहीं करते। लेकिन अगर फिर भी नहीं सीखना चाहते पैसे देके तो यूट्यूब तो भरा हुआ है, अब तो हम्म, एआई है, सब कुछ है सब लोगों कुछ को। है। और बहुत अगर आसान ट्रेजेक्टरी पे जाके सीखना चाहते हैं, डॉक्टर साहब का कोर्स कर लें। अगर समझते हैं नहीं यार मैं पैसे क्यों दूं, आपके पैसे बचाने हैं, तो अब तो सब चीज़ें फ्री हैं, यूट्यूब वगैरह पे सीखें टेक्निकली। जब तक आपको ये तो पता है कि कौन सा स्टॉक लेना है या कौन सा बढ़ रहा है, लेकिन व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल नहीं पता ना। अगर मतलब व्हाट टू बाय व्हाट टू सेल तो पता है कि यार मिजान में अच्छी कंपनी लेना चाहिए, या फलाना कंपनी बुरी कंपनी बेच देनी चाहिए, या इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन कभी कभार कोई बुरी कंपनी इतना अच्छा रिटर्न दे जाती है, उसकी टाइमिंग अगर पे अगर आप एंट्री मारें और टाइमिंग पे एग्जिट कर लें। सीआरटीएम की मिसाल ले लें, 40 रुपये से ऊपर तो हमने जिंदगी में देखा ही नहीं जाता हुआ डॉक्टर साहब। सीआरटीएम जी 20 से 40, हम हमारा गेड़ा बना हुआ था डॉक्टर साहब को और हमारा ना, वो गेड़े के हम्म, अंदर ना डॉक्टर साहब ने ये रेट बनाया था, 20 पे जाए तो लो, 40 पे था तो क्या 40 जाए पैसे तो तो बेचो। बेचो। और पता नहीं कितनी तक चक्कर। मैंने यूसुफ वीविंग का वीडियो बनाया था कि पिछले 20 साल में को 7 चक्कर दिए उसने, 200% रिटर्न के, एग्जैक्ट वहीं से वापस आ गया 9.5 से, नीचे आ गया, टॉप पे गया। तो अगर आपको ये पता है टेक्निकली कि क्या उसका बॉटम है और का टॉप है, तो उसके अंदर आप खेल सकते हैं यूं ट्रेडिंग इन द जोन जिसको कहते हैं, 6.5 12। अगर साढ़े आपको छः टेक्निकल्स आते हैं तो आप ये सारी रैली इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो खुदा के वास्ते मत जाएं, क्योंकि बिल्कुल आपने वो पैसा उनकी ईंधन बन जाना है, जो लोग पंप करके ऊपर बेचते हैं ना, फिर आप फंस जाएंगे टॉप पे। मुफीज, इसमें मैं एक और जी चीज ऐड कर दूं कि जो जी जी, हमारी प्लीज जो प्लीज। कैंडल थ्योरी है ना, 12 o'clock और 6 o'clock की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि भाई हम क्या करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने 6 o'clock पे करनी है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हैं, वो चाहे डे टाइम फ्रेम है आपने उसको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो वीक वाली है उसमें आपने वो मीडियम टाइप की करनी है, और वो जो मंथ वाली है उसमें आपने अगर वो 6 o'clock पे ले लिया है माल, तो फिर आप उसमें बैठ के सो जाएं। आपने 12 o'clock मंथ पे बेचना जाके। तो वो मतलब है कि हमने जिस तरह 250 200 रुपए पे लकी लिया और या 160 पे लकी लिया, तो हमने 900 रुपए पे जाके बेचा। वो 12 o'clock उसका मंथली 900 रुपए पे आया था, तो उसको 3 4 साल होल्ड किया लकी को, वहां पे जाके सेल किया था। तो मतलब है कि हर जगह पे खेलने के असूल भी तो डिफरेंट है ना। मतलब टेस्ट मैच का कोई और असूल है, वन डे का कोई और असूल है, और T10 और T20 का कोई और असूल है। तो मतलब है कि आपने मैच उसी हिसाब से खेलना होता है। और ये ज़रूरी नहीं है ये बता दूं मैं आपको, अगर ये आपको पता है कि यार 6:30 कब बज रहे हैं, 12 कब बज रहे हैं, तो आप गलती ना करो। इमोशन जो है आपको गलती करने देंगे। जैसे चैनल है ना, मैं चैनल पे बहुत काम करता हूँ, जब से मैंने डॉक्टर साहब से सीखा है, उस्ताद मोहतरम से, जब से मैं चैनल पे सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि एक थ्योरी जो है ना मेरी, वो बहुत अच्छी है। मुझे मुझे टारगेट्स भी नज़र आ जाते हैं, मैंने टारगेट्स हमेशा दिए हैं, वो बेस्ड ऑन चैनल ही दिए हैं। चैनल में ज़रा डिफरेंट बनाता हूँ, उमूमन लोग ज़रा बहुत सीधा सीधा बनाते हैं। अभी बहुत सारी बात हो रही थी कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 179 जाएगी, 181 जाएगी, जब भी बुलिश होगी। हमने भी आपसे पहले शुरू में यही कहा। और जितने स्टॉक से नहीं चल रहे क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड है, जब तक 81 से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, आपकी बुलिश नहीं होगी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक ही चार्ट मेरे पास सामने मंथली खुला हुआ है, आप यस देखिएगा प्लीज। उसके अंदर जो है ना सिंपल चैनल बनाया हुआ है मैंने, ये देखिए मंथली चैनल है, ये इंडेक्स का है हमारा। इसके अंदर जब तक ये 181 से ऊपर नहीं जाएगी ना, ये वाला ये लेवल है, ये देखें। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था आपको, 179, जी 179 डॉक्टर साहब, जी 179 पे ये टकराएगी और वापस जाएगी, फिर वापस या तो क्रॉस करके ऊपर जाएगी। जब तक 181 को क्रॉस नहीं करके खड़ी होती ना ऊपर, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आएगी, क्योंकि इसका 6.5 जो है ना, यानी बॉटम, वो 181 है एक्चुअली। 181 है, यस। क्योंकि ये यस, जब मार्केट वो चली, चैनल के अंदर आएगी। चली, यहाँ फिर बॉटम मारा, टॉप, एक टॉप बॉटम, ऑलमोस्ट बॉटम नहीं मारा उसने, लेकिन एक टॉप, दूसरा टॉप बॉटम, तीसरा टॉप, चौथा टॉप, दो बॉटम हमारा मौजूद है। अभी सबसे पहले तो उसको 179 यानी रेजिस्टेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल लाइनें बताई हैं। ये आम चैनल में भी नंबर आ रहा है, कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। और जैसे ही 81 से ऊपर जाएगी आपकी मार्केट बुलिश में आके आपके वही 2,20,000 22,000, इसी बेस पे मैंने टारगेट भी दिया था। और अगर ये ड्रैग करती है, आगे जाती रहती है स्लो स्लो, तो दिसंबर तक हम बड़ा टारगेट दे सकते हैं। बेस्ड ऑन चैनल थ्योरी ही दिया था मैंने, ज़्यादा टाइम में टेक्निकल भी नहीं लूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अच्छी चीज़ आपकी काफ़ी बताई हुई है माशाल्लाह। आज मैं जनरली बता रहा हूँ कि वो ये जो चैनल थ्योरी है ना,
ये थ्योरी नहीं है सिर्फ। अगर आप कैंडल स्टिक पे सिर्फ काम करते हैं, प्राइस एक्शन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, फिबोनाची पे, बहुत सारे तरीकाकार हैं। आपकी जो रीडिंग है, मार्केट की रीडिंग, स्ट्रक्चर की रीडिंग, हायर हाइज हायर लोज, डॉनशन चैनल, उसको उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कंफर्मेशन के। कि आप अगर देख रहे हैं या रीड कर रहे हैं मार्केट को, तो उसमें बहुत सारे तरीके कार हैं टेक्निकल की ज़बान में, जिसको आप कोई एक पर्टिकुलर, कोई आदमी मूविंग एवरेज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, कोई आरएसआई में कर ले, एक अपनी तरीक़ेकार को मजबूत बना ले, इंशाल्लाह अगर वो सीखेगा तो पैसा बनाएगा मार्केट से। चैनल से जो बाहर इसी चक्कर में ये फोर्स मेजोर हुआ ना, कि जिस तरह जलजला आ जाए, वॉर आ जाए, जी जी। तो उस जी हाँ, तो ये उस चक्कर में बाहर हुई है, नहीं तो अदरवाइज तो इस चैनल के अंदर ही रहना था इस मार्केट में। हाँ, 181 से बाहर आने नहीं था इसने ना। इसने अपनी करेक्शन करनी थी यहाँ तक ही, 6 o'clock तक, वो बस और इसने पैनिक वापस जाना और था। उस वजह से चैनल से बाहर है। एंड जो मैं बात कर रहा था, जो सीखने की बात है, हम स्कूल यूनिवर्सिटी में तो सीखते हैं। एंड जैसे हम आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उस पर आप अपने नंबर्स डालें, तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि ईसीजी से आप दिल की मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपने नंबर्स की। इट्स जस्ट अ डिफरेंट विजुअलाइजेशन, सेम डेटा, पर उसके देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टेक्निकल्स भी पूरी दुनिया में यूज होते हैं, तो उसकी कोई ना कोई तो साइंस होगी। और वो जो साइंस अगर आप हमसे सीखेंगे, तो मैं आपसे ये आपको बता सकता हूँ कि आप ना सिर्फ एक अच्छे टेक्निकल नॉलेज लेंगे, बट इंस्टेड आपको एक बहुत अच्छी सपोर्ट टीम, बहुत अच्छे मेंटोर्स, बहुत अच्छे एनालिस्ट, ये सब आपको मिलेंगे। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको असिस्टेंस मिलेगी, आपको क्विज होंगे, आपको हम हाथ पकड़ के सिखाएंगे, सो दैट आफ्टर दैट कोर्स आप इस प्रैक्टिकल दुनिया में एक्चुअली जो सवाल पूछने का मकसद भी था, वो सब चीजें खुद सीख सके, ना कि आपकी क्योंकि सिखाने का मकसद ही होता है। वो आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी ना, गिव मैन अ फिश एंड ही ईट फॉर द डे, टीच हिम फिशिंग एंड ही ईट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको सिखा दें ताकि आप इंडिपेंडेंट और खुद काम करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। कमेंट जरूर करिएगा, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, अपने सवाल जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।